नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। तो आज यहाँ पर बात कर रहे हैं, डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप बट बाय द सीड्स दैट यू प्लांट। तो रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन का ये कोट है, जिसमें जो फसल होती है ना, जो अनाज होता है, तो उसकी यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हुए बिल्कुल सरल बात समझा रहे हैं कि हर दिन ये ना देखो कि मेरे पास कितनी बम्पर प्रोडक्शन निकली है फसलों की। ये देखो कि तुमने किस तरीके से ना अपने बीज प्लांट किए थे। जिस तरीके से तुमने अपने बीज को प्लांट किया होगा, जिस तरीके से उसकी टेक केयर की होगी, जिस तरीके से उसकी शुरुआत में तुमने पालना की होगी, उसी तरीके से तुम्हें आज के दिन में जो रिजल्ट निकल रहा है, जो बम्पर प्रोडक्शन निकल रही है, वो मिल रही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ज़िंदगी में तुमने जिस तरीके से काम किए होंगे ना, बिल्कुल उसी तरीके से तुम्हें हर दिन जो है कुछ ना कुछ उसका फल मिल रहा होगा। तो ये आपके ऊपर है। ये ना देखो कि आपने कितने फल आपको मिले, कहने का मतलब रोज़ आपको कोई ना कोई नई चीज़ मिल रही है, ओके, जहाँ फिर कुछ सीखने को मिल रहा है, जहाँ फिर ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, ओके। तो वो जो आपके जो सीड्स हैं, जो आपके कर्म बीज है ना, तो उसी के बिहाव पर आपको मिल रहा है। तो उन कर्म बीज के ऊपर फोकस करो, इसके ऊपर फोकस ना करो कि आपको फल क्या मिल रहे हैं। तो फल लेने की जब आदत पड़ गई ना, तो कर्म बीज, अच्छा कर्म करने की आदत जो है ना, वो छूट सकती है। तो उसी के ऊपर फोकस करना है, अच्छे कर्म के ऊपर। फल जो है ना वो मिलते रहते हैं। तो कर्म बीज अच्छा होना चाहिए, तो बहुत बढ़िया तरीके से जो ना आपको फायदे मिलने वाले आने वाले समय में। तो ये तभी होगा जब आपकी सोच अच्छी होगी, जब इंटेंशन पॉजिटिव होगी, और आगे बढ़ने की यहाँ पर जो ना ललन होगी कि मैंने आगे जाना है, और यहाँ पर सच्चाई के रास्ते से ही मैंने जो है अपने गोल को अचीव करना है। तो चलिए अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो ये है आज का न्यूज़पेपर। तो डेली एडिशन हम डेली डिस्कस करते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का। तो शुरुआत कोट से होती है, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन, फिर फ्रंट पेज से लेकर अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज तक जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़, सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं। और सेकंड लास्ट यहाँ पर शीशे के सामने 3 वोकैबुलरी के वर्ड्स होते हैं, जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी होती है शीशे के सामने जाकर। और लास्ट में होता है एक इकोनॉमी का कंसेप्ट, जिसको हम डेली बेसिस पे एक नया कंसेप्ट जो है डिस्कस करते हैं, जो कि इकोनॉमी में आपकी अच्छी खासी पकड़ बने कि कौन से टॉपिक के बारे में, मतलब क्या रिसर्च निकलती है, क्या रिजल्ट निकलता है। तो जब जब चीज़ें आपको पता होनी शुरू हो जाएंगी, तो इकोनॉमी को समझने में, इकोनॉमी को डीपली समझने में आपको सहायता होगी। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ शेयर कर दें इस लेक्चर को। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर का, तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो गिवन है। तो वहाँ पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। तो वहाँ पर जो है पीडीएफ डेली बेसिस पे जो है अवेलेबल होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एडिटोरियल डिस्कशन से। तो जो पहला आर्टिकल है तो उसको डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं, आइडियल इंडियन वोमेन वर्क आउटसाइड होम, कल्चर रिप्रेसेस वोमेन्स वर्क, नेशंस आउटपुट। तो यहाँ इस आर्टिकल में बात की गई है, अभी आज 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग जो है ये आर्टिकल है, और क्या क्या खामियां हमारे देश में हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो हम पैदा कर सकते हैं वुमेन के रिगार्डिंग, लेकिन नहीं है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है ये आर्टिकल है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से डिस्कशन की गई। तो शुरुआत में बात कर रहे हैं कि जो ब्रेव वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, मतलब कि जो यहाँ पर एनजीओस वगैरह चलाती हैं, या फिर किसी ना किसी तरीके से जो वुमेन के राइट है ना, तो उनके हक के लिए लड़ती हैं। तो वो जो एक्टिविस्ट है, इसके अलावा जो अभी टीन एजर्स हैं, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ग्रेटा थनबर्ग है। इसके अलावा अगर हम बात करें दिशा रवि, तो ये टीन एजर्स हैं अभी जो यहाँ पर आगे आती हैं किसी ना किसी तरीके से, किसी भी कल्चरल या सोसाइटी किसी भी तरीके से अगर प्रोटेस्ट में अगर इनको लगता है, तो इसी तरीके से वुमेन के रिगार्डिंग की जो उनके हक हैं, ओके, जो उनके रिगार्डिंग आगे आती हैं। जैसे यहाँ पर ट्रिपल तलाक की मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो ट्रिपल तलाक जो है वुमेन, जो मुस्लिम वुमेन है, तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पर काफ़ी बड़ा इशू था, पिछले काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था। तो भारत सरकार के द्वारा कुछ ही साल पहले जो है ट्रिपल तलाक कानून बनाया गया, जिसमें यहाँ पर जो है ट्रिपल तलाक के चलते जो मुस्लिम वुमेन को जो डर रहता था कि वहाँ पर क्या होता था कि जो मुस्लिम मैन होता था सिर्फ 3 बार तलाक 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 कहा जाता था, फिर तलाक मान लिया जाता था। तो इससे मतलब बहुत बहुत सारी मुस्लिम वुमेन परेशान थी, ओके। तो अभी एक्ट बनाया गया, तो जिसके तहत अगर ऐसा किया जाता तो उसको यहाँ पर क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो माना जाएगा। और इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं ना, वो यहाँ पर 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे इंडिया में सेलिब्रेट करेंगे। और अगर हम एवरेज वुमेन की बात करें इंडिया में, जो यहाँ पर घर में काम करती हैं,
तो वो बहुत मतलब रेयर है कि वो जो है मतलब बाहर आएँ, गलियों गलियों सड़कों तक आएँ और यहाँ पर जो है पार्टिसिपेशन दिखाएं अपनी। तो यहाँ पर वो सेलिब्रेट बहुत कम ही करेंगी। और अभी की अगर हम सिनेरियो देखें वोमेन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस जो है काफ़ी निकल कर आ रहे हैं भारत में। इसके अलावा अगर कोई रेप केस होता है तो वहाँ पर हमारे जज साहिबान जो है ना, सीधे जो यहाँ पर मैन होता है तो उससे यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप जो है इस लड़की से शादी करेंगे। मतलब कि जो एक्चुअल में दंड होना चाहिए था ना, वो दंड नहीं मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो भी बंदा यहाँ पर गलत काम कर रहा है तो उसकी इंडायरेक्टली सपोर्ट हो रही है। अगर कोई जज जो है ऐसा प्रपोजल देता है किसी भी आदमी को जो कि यहाँ पर रेप का दोषी हो, तो ऐसा यहाँ पर सिनेरियो चल रहा था। हाल ही में हमने एक डिस्कशन भी की थी, आर्टिकल डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने बात भी की थी कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, तो उन्होंने भी यहाँ पर क्वेश्चन किया था एक लड़के को कि आप इस लड़की के साथ शादी करेंगे। ओके, तो वो उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें कोविड इंड्यूस जॉब लॉसेस की, तो उसमें भी वोमेन को ना सबसे बड़ा टारगेट बनाया गया कि जब कोविड-19 लगा और उसके चलते जो जॉब लॉस हुई, नौकरियों से निकाला गया लोगों को, तो सबसे ज़्यादा टारगेट वोमेंस को ही किया गया। और इसके अलावा अगर सैलरी कट की गई तो सबसे ज़्यादा टारगेट वोमेंस को ही किया गया मैन के मुकाबले में। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो रहा है। तो इस सिनेरियो के रिगार्डिंग यहाँ पर बात करें कि कोई हम्बल लोग ही होंगे जो आएंगे आगे आकर जो है 8 मार्च को इंटरनेशनल वोमेन डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। और आगे यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। अगर हम बात करें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, अगर इसकी रेशो की बात करें, चाहे वर्किंग एज के मायने में कर लें, चाहे अबव 15 के मायने में कर लें कि जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है और जो काम कर रहे हैं, ओके, चाहे लेस देन 65 के हिसाब से बात कर लो, ओके, जहाँ फिर वो काम कर रहे हैं या फिर वो काम की यहाँ पर तलाश में आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पर उनका अगर कंपैरिजन करोगे जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की, चाहे हम मैन की बात कर ले चाहे वोमेन की बात करें, तो यहाँ पर जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ना, वो हर महीने में जो है कम होता जा रहा है। मतलब कि जिस तरीके से पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए वो नहीं हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर एक डाटा भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि 1990 से लेकर 2019 तक यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का डाटा है जिसमें कहा जा रहा है कि जो LFPR है, मतलब कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, वो 84% से लेके 76% तक जो है गिरा है 2019 तक। तो ये ओवरऑल है। ओके, तो इसके अलावा अगर वोमेन की बात करें तो यहाँ पर 30% से 21% जो है हो गया है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वोमेन का। और यहाँ पर सिर्फ 2004-05 में ही यहाँ पर 32% की वृद्धि देखने को मिली थी। और इसके अलावा अभी जो है ना 2019 तक लगातार जो है ये गिरा है। और भारत की जो यहाँ पर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये वर्स्ट है पूरे साउथ एशिया में। तो साउथ एशिया में जितने भी हमारे जैसे भारत के पड़ोसी मुल्क हैं वो सारे यहाँ पर साउथ एशिया के ही पार्ट हैं। ओके, तो पूरे साउथ एशिया रीजन में सबसे जो खराब हालत है ना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की वोमेन के मुकाबले में, तो वो इंडिया में है। हालांकि जो पाकिस्तान है, वो जो अफगानिस्तान है, वो भी हमारे से बेटर है। उनका यहाँ पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहीं बढ़िया है इन कंपैरिजन विद इंडिया। तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन जो है ना इन कंट्रीज में अभी सालों के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, लेकिन भारत में कमी देखने को मिल रही है। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो भारत की मेडन एज है, ओके, तो मेडन एज क्या होती है। देखो, जैसे अभी जो करंटली मेडन एज चल रही है भारत की वो 28 है, अप्रोक्सीमेटली 28 ईयर्स है। तो इसका मतलब ये होगा कि भारत की आधी आबादी जो है ना उसकी आयु जो है 28 से कम है। ओके, और आधी आबादी की जो यहाँ पर आयु है वो 28 से ज़्यादा है। तो इस तरीके से एक बीचली एज जो है ना उसको हम कंसीडर करते हैं, इसको हम बोलते हैं मेडन एज। ओके, तो हर एक देश की यहाँ पर जो है मेडन एज होती है। तो पूरी दुनिया में जो जिस देश में ये मेडन एज सबसे कम है, तो यहाँ पर उस कंट्री का नाम है नाइजर। और जहाँ पर ये मेडन एज सबसे ज़्यादा है तो उस कंट्री का नाम है मोनाको। ओके, याद रखिएगा। तो भारत के केस में मेडन एज वाला जो कंसेप्ट है ना वो गिरता जा रहा है, मेडन एज गिरती जा रही है। ओके, तो अभी देखो पिछले काफ़ी लंबे समय से अगर हम देखें तो उस हिसाब से तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी मेडन एज किसी समय पर 1970s में ये 19 साल भी थी, लेकिन अभी 2021 में ये अप्रॉक्सीमेटली जो है 28 साल के आसपास है। तो अभी ये भी गिरती जा रही, जिसके चलते यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर जो यंग पीपल हैं, चाहे मैन है चाहे वोमेन है, तो अभी ज़्यादा समय अपना जो है ना एजुकेशन के ऊपर लगा रहे हैं और ट्रेनिंग के ऊपर लगा रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कम हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा समय जो है अभी पढ़ाई लिखाई के ऊपर लग रहा है, ट्रेनिंग के ऊपर जो है लग रहा है। ओके, तो इसी के चलते आगे यहाँ पर बात करें कि इसके अलावा जो दूसरा रीज़न निकल कर आता है वो है जो इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है वर्क का। मतलब कि एक तो होता है फॉर्मल सेक्टर, तो फॉर्मल सेक्टर में
हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज होती है, तो फॉर्मल सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर को हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज होती है। ओके, तो हर एक चीज़ का डाटा रहता है कि एक ग्रुप में जो है कितने लोग काम कर रहे हैं, कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या सैलरीज है। ओके, इसके अलावा क्या वर्किंग डिटेल है, वर्किंग आवर्स क्या है, तो ये सब चीज़ें डिटेल रहती हैं। ओके, तो छुट्टी मिलती है हर एक अपने स्कीम के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर इन्फॉर्मेशन कर ले, मतलब कि अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर ये चीज़ का आपको कोई भी डाटा नहीं मिलेगा। ओके, हालांकि भारत सरकार अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर भी फोकस कर रही है कि इसका भी जो है एक डिटेल, इसकी एक डाटा तैयार किया जाए कि पता चले कि इस सेक्टर में कितने लोग जो है यहाँ पर काम करते हैं, जिससे एक ओवरऑल सिनेरियो जो है भारत की इकोनॉमी का पता लग सके। तो यहाँ पर इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है वर्क, जिसके तहत बहुत सारे यहाँ पर वर्क काम ऐसे हैं जो यहाँ पर इनविजिबल रह जाते हैं ऑफिशियल आंख के तहत, मतलब कि सरकार जो है देख ही नहीं पाती कि कौन से काम जो है ऑलरेडी चल रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, क्योंकि कोई डाटा ही नहीं है इसके रिगार्डिंग कितने बंदे एक सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी एक छोटी सी कंपनी में काम कर रहे हैं। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर अगर वोमेन की बात करें तो पर्टिकुलरली उनके केस में हमें नहीं पता चल पाता कि एक्चुअल में इनकी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो क्या है। तो इसी के चलते ये दूसरा रीज़न यहाँ पर साइट किया जा रहा है, जिससे जो LFPR है वोमेन का वो कम होता जा रहा है। और इसके अलावा आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो फ़र्क निकल कर आता है वो है यहाँ पर कल्चर। जो हमारा भारत में जो कल्चर है ना, तो उसको यहाँ पर ऑथर जो है ज़्यादा यहाँ पर ब्लेम दे रहे हैं किसी और सेक्टर या किसी और फैक्टर के अलावा। ओके, तो कल्चर मतलब जिस तरीके से हम, जैसे अगर फॉरेन कंट्रीज़ की एग्जांपल ले रहे हो तो वहाँ पर मैन और वोमेन तो दोनों इक्वली जो है यहाँ पर जॉब करते हैं। सर्विस सेक्टर वहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर जो है उछाल में रहता है, खासतौर पर जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पर मैन भी काम पर जाते हैं तो यहाँ पर वोमेन भी जाती हैं, तो दोनों का इक्वल शेयर रहता है घर चलाने में। लेकिन अगर भारत की कल्चर के रिगार्डिंग बात करें तो वोमेन को ज़्यादातर घर पे ही रखा जाता है। उसकी जो नॉर्मेटिव प्लेस मानी जाती है कि वो घर ही है, घर पे रहना है और घर के ही कामकाज देखने हैं। जो आदमी है वो जाएगा बाहर कमा कर लेकर आएगा और जो है फिर घर चलेगा। तो अभी अगर किसी रेयर ऑफ द रेयर केसेस में अगर वोमेन बाहर जाती भी है ना, तो उसका रीज़न ये होता है या तो आर्थिक तंगी है घर में, ओके, कमाने वाला और कोई नहीं है, तो एक रीज़न वो होता है। दूसरा यहाँ पर इसको एक टारगेट किया जाता है स्ट्रेन करेक्टर, मतलब कि करेक्टर सही नहीं है। ओके, तो इसके तहत भी है जो यहाँ पर लड़कियाँ बाहर जाती है। तो ये सोच जो है ना, ये इसको चेंज करना होगा, ये ऑप्रेसिव कल्चर जो है इसको बदलना होगा। तो यहाँ पर कुछ शॉर्ट चेंजेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत में। देखो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है काफ़ी बड़ा है। ओके, तो कल्चर जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, आबादी बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई है। तो हम जो है ना अपने पोटेंशियल वर्क फोर्स को रिप्रेस नहीं कर सकते घर के अंदर ही, हमें बाहर निकालना होगा। अगर ये बाहर निकलता है, ये टैलेंट बाहर निकलता है, तो देश की इकोनॉमी का ही फायदा होगा इसमें, और कोई नया आइडिया जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है। अगर नया आइडिया इंट्रोड्यूस होता है, ओके, नई जो वर्क फोर्स होगी वोमेन उसके द्वारा, तो काफ़ी फायदा मिलेगा हर एक सेक्टर में हमारी इकोनॉमी को। और इसके अलावा जो क्वेश्चन निकल कर आता है कि अगर कोई वोमेन यहाँ पर किसी वर्क फोर्स में एंटर करती है, पार्टिसिपेट करती है जहाँ पर कि मैन ऑलरेडी काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री है, तो किसी इंडस्ट्री में कोई R&D का सेक्शन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेक्शन है, तो वहाँ पर मैन ऑलरेडी वहाँ पर जो है एज ए रिसर्च एनालिस्ट काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर अगर किसी वोमेन को वहाँ पर पार्टिसिपेट करवाते कि आप भी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कीजिए, तो इससे यहाँ पर क्या इम्पैक्ट होगा इंडस्ट्री के ऊपर। तो क्या यहाँ पर जो वोमेन है वो मैन की जो जॉब्स है उसको स्वैप कर जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर दूसरा जो यहाँ पर जो रिजल्ट निकल कर आएगा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कम सैलरी के ऊपर वोमेन आ जाए, जिसका इम्पैक्ट आगे आने वाले समय में जो रिक्रूटमेंट होगी उसके ऊपर पड़ जाए, कि यहाँ पर वोमेन की वजह से वोमेन कम सैलरी ले रही हैं, तो यहाँ पर जो मैन होंगे तो उनको निकाला भी जा सकता है। तो क्या ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है? ओके, या फिर यहाँ पर एक तरीके का नया काम जो है वो जनरेट होगा, या फिर एक नई आउटपुट जो है वो इकोनॉमी में, वो उस इंडस्ट्री में ऐड होगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो यहाँ पर दिया जा रहा है ऑथर की तरफ से, तो वो यहाँ पर बात करें कि जो तजुर्बा निकल कर आता है बाकी कंट्रीज से, जो यहाँ पर खास तौर पर जो डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका है, यूके है, जहाँ पर सर्विस सेक्टर की काफ़ी भरमार है। ओके, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो उन कंट्रीज का जो तजर्बा निकल कर आता है, तो वो हमें यही सजेस्ट करता है कि जो नेट इफेक्ट निकल कर आता है, अगर ज़्यादा वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं वर्किंग एज में, ओके, जहाँ किसी भी लेवल पर, किसी भी इकोनॉमी में, तो ओवरऑल जो आउटपुट का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो अगर आउटपुट का लेवल बढ़ेगा तो कंपनी की इनकम भी बढ़ेगी, और कंपनी की जब इनकम बढ़ेगी तो नेचुरली सी बात है सैलरी राइज होगा, और सबको यहाँ पर जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, चाहे मैन हो चाहे वोमेन हो। तो हमें इसी फंडे को अपनाना होगा, आगे आना होगा। तो भारत में जो कल्चर है ना, उस ऐसे कल्चर को जो कि हमें वोमेन को डिप्रेस करता है कि आप जो है
काम पर नहीं जा सकती, तो वो उसको ख़त्म करना होगा, जो कि जो वुमेन का एक्चुअल पोटेंशियल है हम उसको यूज़ कर सकें, उसका पोटेंशियल यूज़ करके जो भी हमारे देश को फ़ायदा हो वो फ़ायदा जो है ना अपने देश को वो हम पहुंचा सकें। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं सेकंड आर्टिकल। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं एड पोर्ट कैपेसिटी एज डिमांड इवॉल्व्स। तो देखो जिस हिसाब से डिमांड बढ़ती ना, तो उस तरीके से आप जो है पोर्ट की कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाओ। तो यहाँ पर ये ऑथर का कहना है। तो इस आर्टिकल में क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, तो अभी स्टार्टिंग में बात करें कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनके द्वारा हाल ही में यहाँ पर जो है इन्विटेशन दिया गया है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको, कि आप जो हैं जो हमारा सागरमाला प्रोजेक्ट है या फिर सागरमाला प्रोग्राम है ना, उसके तहत यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए इस प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर इसकी जो इन्वेस्टमेंट टारगेट रखा गया वो $82 बिलियन का रखा गया है। ओके, तो भारत के जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं तो उनको हमने डेवलप करना है कि उसकी जो कनेक्टिविटी है बाकी के भारत के साथ, ओके, और उनकी जो पोर्ट टू पोर्ट कनेक्टिविटी है उसको और बढ़िया तरीके से बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर पोर्ट लेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है कि जो इंडस्ट्री से सामान आ रहा है तो वो जो है सही मायने में पोर्ट की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा हो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है ना हमारे किसी पोर्ट पे जो है रखा जाए, फिर वहाँ से जो है ना उसको आगे भेजा जाए इंडस्ट्रीज़ की ओर। ओके, तो ये तभी हो पाएगा जब हमारे जो पोर्ट्स है ना उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा, ओके, कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो जैसे दुनिया के ज़्यादातर पोर्ट्स जो है काफ़ी साइज़ में बड़े हैं, तो भारत के गिने चुने पोर्ट्स ही हैं जिनका साइज़ थोड़ा बड़ा है। जैसे मुंबई का जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, तो वो भारत का जितने भी 12 मेजर पोर्ट्स है टोटल, उनमें से सबसे बड़ा पोर्ट वही है। ओके, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई वाला। और दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पर मेजर पोर्ट कौन सा है, दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह कहाँ पर है, कौन से देश में है? तो इसका आंसर क्या है? तो इस जो सबसे बड़ी जो पोर्ट है दुनिया की वो है आम्स्टरडैम में। ओके, तो आम्स्टरडैम जहाँ इसको हम रोटरडैम बोलते हैं, ओके, तो यहाँ पर ये नीदरलैंड का यहाँ पर हिस्सा है। तो इसी के चलते आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम आने वाले समय में इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करवाना चाह रहे हैं, इस एरियाज में यहाँ पर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर एक सीक्वेंस रखना होगा कंस्ट्रक्शन का, इस तरीके से कि यहाँ पर जिस तरीके से कैपेसिटी बढ़े उसी तरीके से यहाँ पर मूवमेंट भी बढ़े और जो है दुनिया से सामान भी यहाँ तक पहुँचे। ओके, और डिमांड भी इस तरीके से बढ़े, जिस हिसाब से डिमांड बढ़े उस तरीके से हम धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। तो यहाँ पर क्यों ऐसी बात की जा रही है, ऐसा क्यों नहीं कहा जा रहा है कि आप अपनी कैपेसिटी पहले बढ़ा लो, तो फिर बाद में डिमांड भी देखी जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप जो है फिर बाद में हमारे पास प्लेस होगी तो हम काम करते जाएंगे। तो ऐसा क्यों नहीं कहा जा रहा है इधर? तो ऐसा इसलिए नहीं कहा जा रहा क्योंकि जो पिछला डाटा निकल कर आया ना, अभी हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जितना भी हम व्यापारिक हमारा एक्सपोर्ट होता है या इम्पोर्ट होता है, तो उसमें अभी कोई गति नहीं देखी गई, मतलब कि बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली है, ना ही एक्सपोर्ट के मामले में और ना ही इंपोर्ट के मामले में। तो कहने का मतलब जितना ढांचा अभी हमारे पास है ना, तो वो अभी तक पर्याप्त है। ओके, जितना भी हमें सामान चाहिए और जितना हमने यहाँ पर सामान एक्सपोर्ट करना है। और इसी के तहत यहाँ पर बात करें कि सन 2013 से लेकर अब तक 2021 तक कोई भी बढ़ोतरी जो है ना एक्सपोर्ट में ना इंपोर्ट पे देखने को मिली है। तो अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें 2013-14 में, तो वो 312 बिलियन डॉलर का था। ओके, और 2019-20 में ये 314 बिलियन डॉलर के आसपास का, मतलब सिर्फ $2 बिलियन का यहाँ पर फर्क पड़ा। कोई खास फर्क जो है यहाँ पर नहीं पड़ा। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम सामान, अपने देश का सामान किसी दूसरे देश में भेजते हैं। ओके, किसी दूसरी देश में बेचते हैं, जब भेजते हैं तो उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। और जब किसी दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगवाते हैं हम उसको इम्पोर्ट बोलते हैं। ओके, तो इस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले कंसेप्ट में कंफ्यूज ना हुई है। आगे यहाँ पर बात कर लें, सिमिलरली जो इम्पोर्ट्स हैं वो $450 बिलियन के थे 2013-14 में, और अगर 2019-20 की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 467, ओके, 467 जो बिलियन डॉलर है, सिर्फ इतना ही राइज देखने को मिला। तो ये नाम हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल बहुत कम यहाँ पर राइज देखने को मिल रहा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के मामले में। तो इसी के चलते यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि अपनी पोर्ट कैपेसिटी उस हिसाब से बढ़ाओ जिस हिसाब से डिमांड बढ़ती है। तो ये भारत के कुछ मेजर पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पर ये गुजरात के कांडला से शुरुआत करीजिए। ओके, कांडला के बाद ये गुजरात का पोरबंदर आ गया। तो इन्हीं सभी पोर्ट्स को जो है यहाँ पर सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत, सागरमाला प्रोग्राम के तहत जो है डेवलप किया जाएगा। तो उसके बाद मुंबई वाला पोर्ट है, फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये मारमोगोवा पोर्ट है, तो ये गोवा का पोर्ट है, ध्यान रखिएगा। मैंगलोर का पोर्ट है, कर्नाटका में है। ये कोची का पोर्ट है, ये केरला में है। ये टूटिकोरिन है, तो ये तमिलनाडु में है। चेन्नई, इनौर, ये दोनों जो है यहाँ पर ये भी तमिलनाडु के पोर्ट हैं। और आंध्र प्रदेश का एक पोर्ट है विशाखापट्टनम, और उड़ीसा का ये सबसे मेजर पोर्ट है पारादीप।
और जो अगर हम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर हल्दिया वाला पोर्ट जो है ये इनका मेजर पोर्ट है। तो इन्हीं सभी पोर्ट्स के ऊपर जो है ना डेवलपमेंट की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो कैपेसिटी है ना वो बढ़ाई जा सके। जैसे सिंपल कोई रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन की जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी वो उस हिसाब से होगी जिस हिसाब से यहाँ पर डिमांड पहुँच रही है, जिस हिसाब से वहाँ पर सामान पहुँच रहा है या फिर पैसेंजर पहुँच रहे हैं। तो जितना यहाँ पर सामान पहुँचेगा जहाँ पैसेंजर पहुँचेंगे उस हिसाब से उसकी रेलवे स्टेशन की कैपेसिटी जो है बढ़ा दी जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना जितना सामान आयात निर्यात होता है तो अभी यहाँ पर स्टैग्नेंट है, तो इसी के चलते यहाँ पर फूक फूक कर कदम रखने की बात कर रहे हैं। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं तो उन्होंने यहाँ पर अपनी स्पीच में ये बात भी कही है कि भारत की जो मेजर पोर्ट कैपेसिटी है, जितने भी भारत के 12 मेजर पोर्ट्स हैं, अभी 13वें का काम चल रहा है। ओके, तो 13वें वाले पोर्ट का नाम क्या है पहले तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो 13वें मेजर पोर्ट का अभी काम चल रहा है सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत ही, तो जल्दी जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल अभी 12 मेजर पोर्ट है भारत के पास, तो उसके रिगार्डिंग बात की जा रही है कि ऑलरेडी जो हमारी मेजर पोर्ट कैपेसिटी है उसको हमने काफ़ी बड़े पैमाने पर एक्सपैंड किया है, बढ़ाया है, तो लगभग डबल कर दिया है। तो यहाँ पर 2014 में 870 मिलियन टन की कैपेसिटी थी हमारे जितने भी टोटल पोर्ट्स है 12 मेजर पोर्ट्स उनकी, और अभी जो है ना आज वो 1550 मिलियन टन की हो चुकी है। ओके, तो इसमें सॉरी सिर्फ 12 मेजर पोर्ट्स नहीं आएंगे, इसमें जितने छोटे पोर्ट्स हैं वो भी ऐड होंगे। ओके, तो अभी लगभग डबल हो चुकी है हमारी जो पोर्ट्स की कैपेसिटी है मिलियन टन्स के हिसाब से। तो यहाँ पर ये होता क्या है, देखो जब भी हम कैपेसिटी की बात करते हैं मिलियन टन्स के हिसाब से, तो यहाँ पर ये चीज़ होती है कि जो भी सामान जो है शिप के रूट से थ्रू शिप के ऊपर आता है, फिर जब शिप यहाँ पर बंदरगाह पर लगता है ना तो फिर वहाँ से अनलोडिंग होती है शिप की। तो एक दिन में ओके हो सकता है कि किन्हीं 2 यहाँ पर शिप्स की अनलोडिंग हो, या कई बार ऐसा भी होता है कि एक शिप की अनलोडिंग होते भी काफ़ी दिन लग जाते हैं, क्योंकि कई बार काफ़ी बड़े शिप्स होते हैं, सामान ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जितना मैक्सिमम जो है हमारे पोर्ट्स कुल मिलाकर जितने भी पोर्ट्स हैं, जितना मैक्सिमम यहाँ पर कैपेसिटी रख सकते हैं कि जब सामान अनलोड किया जाएगा तो कितने मिलियन टन का सामान जो है यहाँ पर रख सकते हैं अपने बंदरगाहों के ऊपर। तो यहाँ पर उस हिसाब से हम इस कैपेसिटी को जो है मेजर करते हैं मिलियन टन के हिसाब से। ओके, और इसी के चलते देखो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि देखो अभी ग्रोथ की अगर बात करें तो इतनी ज़्यादा हमें कोई खास फर्क देखने को मिला नहीं कि ग्रोथ जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है बढ़ रही हो। तो उसी के चलते ऑलमोस्ट हमने अपनी जो पोर्ट कैपेसिटी उसको डबल कर लिया है। तो यहाँ पर ये डबल हुआ है, जो ग्रोथ हुई है वॉल्यूम के टर्म्स में हुई है। मतलब कि वॉल्यूम कहने का मतलब अगर किसी ज़माने पर 20 मिलियन टन का सामान आता था तो अभी वो 40 मिलियन टन का हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ गया है। लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स की बात करें तो वो अभी गिरता जा रहा है वैल्यू के टर्म्स के हिसाब से, प्राइस के टर्म्स के हिसाब से। जैसे हमने अभी एग्जांपल यहाँ पर लिए, जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, तो अभी कुछ पीरियड तक जो होते ये आधे हो चुके थे। अभी देखो अक्टूबर महीने तक 2020 तक जब पैंडेमिक का दौर चल रहा था तो $20 प्रति बैरल भी हमने जो है यहाँ पर तेल खरीदा है सऊदी अरेबिया से। तो अभी उसी का रेट जो है काफ़ी बढ़ा दिया गया, $70 पर बैरल के हिसाब से यहाँ पर जो है बढ़ा दिया गया रेट। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि एक बैरल में कितने लीटर्स होते हैं, तो उसका भी आंसर किसी ने नहीं दिया, तो मैं ही बता देता हूँ कि एक बैरल में यहाँ पर 158 लीटर्स जो है वो होते हैं। ओके, तो आगे यहाँ पर देख रहे हैं जो सागरमाला जो प्रोजेक्ट है इसको हमें प्रायोरिटाइज करना होगा कि सबसे पहले कहाँ पर रश ज़्यादा है कहाँ पर कम है, तो उसी हिसाब से हमें प्रायोरिटाइज करना होगा, उसी हिसाब से हमें यहाँ पर काम करना होगा और उसी हिसाब से कैपेसिटी जो है बढ़ानी होगी अपनी जितने भी हमारे यहाँ पर जो छोटी और बड़ी बंदरगाहें हैं सब जगह। तो चलिए मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि भारत में जो छोटी बंदरगाहें हैं, ओके, जो स्मॉल पोर्ट्स हैं, उनकी कुल गिनती कितनी है, तो इसका आंसर दीजिए। और इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि जो भारत का यहाँ पर एम है ना, उद्देश्य आने वाले समय में, तो भारत चाह रहा है कि जो कोल प्रोडक्शन है उसको हम डोमेस्टिक लेवल पर जो है उसको बढ़ाएंगे। ओके, तो देखो भारत जो है एक साल में 1 लाख करोड़ रुपए के ज़्यादा का जो कोल है ना वो बाहर से इम्पोर्ट करता है। और हालांकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोल बेल्ट जो वो भारत में ही है, नंबर 1 पे चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है, फिर भी जो है भारत को यहाँ पर जो है इम्पोर्ट करना पड़ता है बाहर के मुल्कों से कोल को। तो इसके ऊपर जो पैसा लगता है वो भी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा लगता है। तो अभी भारत यहाँ पर प्लान कर रहा है कि हमने जो अपनी हमारे यहाँ पर कोल माइंस हैं उनको यहाँ पर जो है उनकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ानी है। तो उनकी ऑक्शंस रिसेंटली की गई हैं, तो प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पर जो है इन्वॉल्व किए गए हैं। तो अभी वहाँ पर भी सिनेरियो कुछ खास अच्छा देखने को मिल नहीं रहा है। ओके, तो हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ पर रिपोर्ट आई थी कोल इंडिया लिमिटेड की, तो वहाँ पर उन्होंने बात कही कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहा है कोल इंडिया लिमिटेड के लिए। तो जिसके तहत यहाँ पर आने वाले 5 से 7 सालों में
ये 2.5 लाख के आसपास जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है कोल इंडिया लिमिटेड की, तो उसको आधी कर देंगे, 1 लाख तक यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट को लेकर आएंगे। तो ये खर्चा बचाने के ऊपर यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड फोकस कर रहा है। दूसरा फोकस कर रहा है कि जो यहाँ पर माइंस जो लग रहा है कि सही नहीं है, जो मतलब जिनका सिनेरियो सही नहीं है, उनको बंद कर दिया जाएगा। ये जो छोटी माइंस होगी, कोल माइंस होगी, तो यहाँ पर हर साल जो है ना 14 से 15 हज़ार नौकरियाँ जो है यहाँ पर ख़त्म की जाएंगी कोल इंडिया लिमिटेड में। ता जो कि जो खर्चा इधर हो रहा है, तो वही जो पैसा जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के ऊपर लगाया जाए, ता जो कि सही मायने में जो है एक्सपोर्ट, जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है कोल की, उसको हम बढ़ा सकें आने वाले समय में। तो ये सिनेरियो चल रहा है हमारे कोल प्रोडक्शन का। तो अभी देखो, अगर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि बाहर से इम्पोर्ट कम हो गया। अगर इम्पोर्ट कम हो गया तो फिर हमें पोर्ट की कैपेसिटी बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। और इसी के चलते जब हमारा कोल अगर आने वाले समय में उसका इम्पोर्ट कम होता है, और इसके अलावा जो आयरन और माइनिंग है, तो आयरन और माइनिंग के चलते यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ पर कच्चा लोहा निकलता है, उसको जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें भी जो है हमारी जो कोर्ट्स हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पर काफ़ी बाधाएं जो है डाली गई हैं कि आप ऐसे माइनिंग जो है नहीं कर सकते। जब माइनिंग ही नहीं होगी तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे। तो दूसरा मायना तो ये हो गया। तो फिर दूसरे मायने में जब हमने एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास आयरन और ही नहीं होगा, हालांकि हमारे पास मौजूद है, लेकिन कोर्ट्स के द्वारा बाधाएं हैं, तो हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर यहाँ पर पोर्ट की कैपेसिटी बढ़ाने का क्या मतलब है। ओके, तो सिर्फ जो बात रहती है वो रहती है सिर्फ और सिर्फ जो क्रूड ऑयल का मामला है, क्योंकि क्रूड ऑयल ऐसी चीज़ है जो कि भारत के लेवल पर डोमेस्टिकली हम बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस नहीं कर पाते। हालांकि भारत में भी छोटे मोटे रिजर्व हैं, तो टोटल 26 रिजर्व है भारत में भी, जिसमें से सिर्फ 8 ऑपरेशनल है जहां से हम तेल निकालते हैं। तो 8वां हाल ही में जो है ना इंट्रोड्यूस किया गया पिछले साल बंगाल में, जो 24 परगना वाला इलाका है, तो वहां पर कुछ तेल के कुएं जो है यहाँ पर वो लगे हैं। ओके, तो लेकिन ओवरऑल जो है ना प्रोडक्शन बहुत कम है, तो जितनी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस हिसाब से बहुत कम है। तो सिर्फ डिपेंडेंस हमारी इसी सेक्टर में ज़्यादा है, तो शुरू से इसी सेक्टर में ज़्यादा था ये क्रूड ऑयल में, मतलब कि इसका कोई अल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है, तो इसको तो हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें इसके हिसाब से यहाँ पर देखना होगा कि जितना हम पहले ज़माने से तेल इंपोर्ट कर रहे थे, तो अभी जैसे कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से हमें क्या और पोर्ट्स की ज़रूरत है, या फिर हमें जो जितने हमारे एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी है, क्या हमें उनको और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये हमें खुद से देखना होगा। और आखिर में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है भारत सरकार अलग अलग सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको राइज करवाना चाह रही। तो आपने अगर लेक्चर आप कंटिन्यू सुन रहे हो, तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की भी बात की थी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है भारत सरकार जो है 13 अलग अलग सेक्टर्स में प्रोवाइड करेगी आने वाले 5 से 7 सालों में। तो वो ऐसा होगा कि जितनी वैल्यू की कोई प्रोडक्शन करता है ना, कोई भी मैन्युफैक्चरर, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स की बात कर लूँ, जितनी वैल्यू की प्रोडक्शन करेगा उसको उसी वैल्यू के यहाँ पर 5 या 6% के हिसाब से उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो है हम अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगे आने वाले समय में। तो अगर ये चीज़ होगी, ओके, तो इसको हमें जो हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से व्यापार में क्या यहाँ पर इम्पैक्ट होगा, इसको हमें रीअसेस करना होगा। ओके, तो ये रीअसेस करने वाली बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर जिस तरीके से हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो फिर उसी हिसाब से हम जो है धीरे धीरे अपनी पोर्ट कैपेसिटी जो है ना उसको बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये सब मुद्दे थे जो यहाँ पर ऑथर ने रखे हैं। तो बहुत सारी नई बातें हमें यहाँ पर सीखने को मिली हैं, तो इनको थोड़ा समझिए। अगर आप डेली एनालिसिस सुनोगे ना, तभी जो है आपकी एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ 1 या 2 दिन मैंने लेक्चर सुन लिया तो मेरे दिमाग में जो है ना वो एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हो चुकी है, तो ये गलत है। कम से कम अगर 6 महीने लगातार आप जो है एनालिसिस सुनोगे, तो आपके दिमाग में ना पूरा का पूरा एक साइकिल छप जाएगा कि क्या सिनेरियो चल रहा है हमारी भारत की इकोनॉमी में। ओके, तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। तभी फिर जो है आप अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, तो उसका आप आंसर खुद से दे पाओगे, जब आपको पूरी सिनेरियो की समझ होगी, पूरी यहाँ पर करंट सिचुएशन की समझ होगी कि भारत की इकोनॉमी कैसे चल रही है और कौन कौन से सेक्टर्स में यहाँ पर बूम आ रहा है, कौन कौन से सेक्टर्स में यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए, अच्छे से समझा कीजिए। तो 1 घंटे की लगभग ये वीडियो होती, तो 1 घंटा इसको ज़रूर डिवोट करें। आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस जो है ना, आपके खुद की यहाँ पर जो थिंकिंग है उसमें भी आपको काफ़ी चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगी। तो चलिए अभी तीसरा आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा उठाया जा रहा है ना वो है जेंडर पैरिटी का, जेंडर डाइवर्सिटी का, जेंडर पैरिटी का। तो बहुत अच्छे से जो है इस आर्टिकल में यहाँ पर बातें कही गई हैं कि किस तरीके से जो है भारत की इकोनॉमी में जितने भी अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग निफ्टी इंडेक्स में यहाँ पर जो दर्ज हैं, ओके, तो वहाँ पर किस तरीके से जो है जेंडर पैरिटी का अभी सिचुएशन है और क्या हम कर सकते हैं आने वाले समय में। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है बातें की गई हैं। तो शुरुआत में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जेंडर डाइवर्सिटी और जेंडर पैरिटी।
ओके, तो यहाँ पर ये दो आइटम्स है जहाँ पर जो भारतीय जो बोर्ड रूम्स है, यहाँ पर जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की यहाँ पर जो मीटिंग होती है, तो वैसे ही जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे मेंबर होते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत कम जगह दी जाती है यहाँ पर खास तौर पे वोमेन को। ओके, तो यहाँ पर आगे यहाँ पर बात जो कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पर जो यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पर गोल है ना, तो उसके चलते यहाँ पर वो चाहता है कि कंपनीज में ज़्यादा से ज़्यादा जो वोमेन है उनको भी पार्टिसिपेट करवाया जाए, खासतौर पे डायरेक्टर लेवल की जो पोस्ट होती है वहाँ तक लेकर जाया जाए। तो अभी जो सिनेरियो है वोमेन का, अगर हम निफ्टी 500 कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी देखो, निफ्टी के ना अलग अलग इंडेक्सेस हैं। कहीं पर निफ्टी 50 इंडेक्स है, कहीं पर निफ्टी 50 नेक्स्ट इंडेक्स है, कहीं पर निफ्टी 500 इंडेक्स है, कहीं पर निफ्टी 200 इंडेक्स है, ओके 100 इंडेक्स है। तो इस तरीके से बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जिसके तहत जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अलग अलग जगह पर जो है कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। ओके, तो अभी अगर निफ्टी 500 की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 500 कंपनीज जो है रजिस्टर्ड हैं। ओके, जहाँ पर फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये काम करती हैं। ओके, तो यहाँ पर निफ्टी 500 की बात करें तो इसका जो बोर्ड डायरेक्टर्स हैं, जितने भी यहाँ पर मेंबर होते हैं, बोर्ड डायरेक्टर्स में जितने भी मेंबर बैठते हैं किसी एक कंपनी की, तो वहाँ पर वुमेन की पार्टिसिपेशन ओवरऑल निफ्टी 500 में सिर्फ 17% है। ओके, तो अगर एक कंपनी में देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सपोज कर लो गिनती 5 या 6 है, तो यहाँ पर टोटल 500 कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ओवरऑल सिर्फ 17% शेयर है वुमेन पार्टिसिपेशन का डायरेक्टर लेवल की पोस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही कर रहे हैं कि कब जो है भारत की कंपनीज जो है, ओके, जब आईएनसी वर्ड हम कहीं पर यूज करते तो वो भारत की कंपनीज के रिलेटेड होता है, कब यहाँ पर रेगुलेटरी मैंडेट ये लेकर आएंगे कि कम से कम जो है ना 1000 कंपनीज के पीछे जो है ना एक फीमेल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो हो आने वाले यहाँ पर जो ये जो हमारा फिजिकल ईयर 2021-22 है कम से कम इसमें। ओके, तो देखो इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर यहाँ पर पूरी कंपनी को खुद से लीड करता है। ओके, तो वही लीडर होता है, तो बाकी यहाँ पर जो मेंबर होते हैं यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मेजोरिटी जितने भी यहाँ पर 750 प्लस यहाँ पर वोमेन डायरेक्टर्स हैं ना, अभी तक निफ्टी 500 बोर्ड्स में जितने भी यहाँ पर बोर्ड मेंबर बैठते हैं, तो जहाँ पर वोमेन पार्टिसिपेशन करती है, तो यहाँ पर 750 से ज़्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है कि इतने लगभग यहाँ पर है। लेकिन मेजोरिटी यहाँ पर कौन सा रोल अदा कर रही है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पर अदा किया जा रहा है उनके द्वारा, यहाँ पर प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज भी उनके पास है। तो लेकिन ज़्यादातर जो प्रपोर्शन है ना वोमेन का, वो कहाँ पर है, कंपनसेशन कमेटीज़ में। तो वहाँ पर भी जो है बोर्ड मेंबर जो होती हैं वोमेन, तो उनको यहाँ पर कंपनसेशन कमेटीज़ में डाला जाता है। हर एक कंपनी की अलग अलग तरह की यहाँ पर कमेटीज़ होती हैं जिनको यहाँ पर अलग अलग लोग जो हैं, अलग अलग जो बोर्ड मेंबर वो कार्यभार संभालते हैं। तो यहाँ पर वोमेन की ज़्यादातर पार्टिसिपेशन जो है निफ्टी 500 में, ज़्यादातर जितनी भी कंपनीज है तो वहाँ पर कंपनसेशन कमेटीज़ में इनको डाला जाता है। तो ये इन कमेटीज़ का काम क्या होता है, सो देखिए जो कॉम्पनसेशन कमेटीज होती है ना, तो इनका काम होता है कि जितने भी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे कंपनी के, या फिर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, तो उनको क्या कंपनसेशन देनी है। ओके, मतलब क्या सैलरी स्ट्रक्चर उनका होगा, कितनी सैलरी होगी, और इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये सब चीज़ का यहाँ पर जो लेखा जोखा है ना, यहाँ पर कंपनसेशन कमेटीज के द्वारा किया जाता है। तो इन्हीं यहाँ पर इसी कमेटीज में ज़्यादा हायर प्रपोर्शन रहता है वोमेन का। और इसके अलावा कुछ स्टडीज ऐसी निकल कर आई जिससे यहाँ पर ये चीज़ समझ आती है, पता चलता है कि ज़्यादातर जो कंपनीज अगर ज़्यादा वोमेन लीडर्स को लेकर चल रही है ना, तो यहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन वो पैदा करती हैं और ज़्यादा बेटर वैल्यूज़ कंपनी के रिगार्डिंग जो है क्रिएट करती हैं। और इसी को यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर आगे लेकर जाना होगा। तो इसी के चलते जो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि बिल्कुल इसी तरीके से जो यहाँ पर बोर्ड रूम्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जहाँ मीटिंग्स बैठती हैं, तो वहाँ पर जो ये जेंडर गैप है ना, इसको हमें पहले ख़त्म करना होगा, इसको यहाँ पर डिसमिस करना होगा, तभी जाकर जो है सही तरीके से और फ़ायदा जो है हम इनकी यहाँ पर पोटेंशियल का, इनके टैलेंट का उठा सकेंगे आने वाले समय में। और आगे यहाँ पर बात की जा रही कि जो हमारे PSUs हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जहाँ पर भारत सरकार की यहाँ पर कंट्रोल रहता है, तो उनकी अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में, तो PSUs की हालत काफ़ी ख़राब है। तो वहाँ पर तो अगर हम बात करें जब कि जेंडर पैरिटी की जब बात करें, तो इस मामले में काफ़ी पीछे रह जाते हैं PSUs। तो यहाँ पर टोटल 71 PSUs हैं जो कि यहाँ पर BSE 500 इंडेक्स में यहाँ पर शामिल है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 500 में यहाँ पर, जिसके तहत उन 71 PSUs में से भी सिर्फ 8 ही ऐसे हैं जहाँ पर जो है वोमेन रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है 20% के आसपास जो है यहाँ पर वोमेन की पार्टिसिपेशन है। ओके, तो यहाँ पर ये कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करके चलते हैं, जो यहाँ पर जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जो बातें कही जाती हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो उन क्राइटेरियाज को ये जो है इम्पोज करके ये आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बहुत वर्स्ट कंडीशन, अगर चेयर पर्सन के रोल के हिसाब से भी अगर हम बात करें, तो यहाँ पर
18 वोमेन है, सिर्फ 18 वोमेन है। तो यहाँ पर ओवरऑल लेस देन 4% बनता है जब हम बोर्ड चेयर्स की बात करें तो यहाँ ओके। तो यहाँ पर जितनी भी निफ्टी 500 कंपनीज हैं, अप्रैल 2020 तक का जो डाटा है, सिर्फ 18 वोमेन ऐसी हैं इन 500 कंपनीज में जहाँ पर वो एज ए चेयरपर्सन का रोल अदा कर रही हैं, या फिर हम उनको कह सकती हैं चेयर वोमेन ओके। एक होता है चेयरमैन जो कि हम मेंस के लिए यूज करते हैं वर्ड, तो ये चेयर वोमेन सिर्फ 18 लेडीज ऐसी हैं ओके। तो मतलब काफ़ी कम डाटा निकल कर आ रहा है, काफ़ी कम पार्टिसिपेशन है वोमेन की एज ए चेयरपर्सन। और आगे यहाँ पर बात करें कि अगर हम बात करें बोर्ड जेंडर डाइवर्सिटी की, मतलब कि जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, जो बोर्ड डायरेक्टर्स होते हैं, जो बोर्ड के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, तो उनकी गिनती के हिसाब से बात करें तो वहाँ पर जो नीडल है वो शिफ्ट हो रही है, मतलब वहाँ थोड़ा सा सही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। खासतौर पे अगर यूएस की बात करें तो यहाँ पर लेटेस्ट एक यहाँ पर इंडेक्स है जिसका नाम है स्पेंसर स्टुअर्ट बोर्ड इंडेक्स, जिसके द्वारा बात कही जा रही है कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जो यहाँ पर 500 कंपनीज हैं, S&P 500 यहाँ पर बोर्ड्स हैं, तो इसमें यहाँ पर एटलीस्ट एक फीमेल मेंबर को रखा गया है ओके। एटलीस्ट एक फीमेल मेंबर को जरूर रखा गया है, जितने भी यहाँ पर 500 कंपनीज के अलग अलग यहाँ पर 500 बोर्ड्स निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर 59% ऑफ द यहाँ पर जितने भी नए डायरेक्टर्स इन कंपनीज में रखे गए हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो वोमेन है ओके। जो 2020 की जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर स्पेंसर स्टुअर्ट बोर्ड इंडेक्स जो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि 59% जो है नए डायरेक्टर जो है वो फीमेल के तौर पर जो है उनको भर्ती किया गया है। देखो कोई भी अगर एक बोर्ड की बात करें तो बहुत सारे डायरेक्टर्स वहाँ पर होते हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर बात करें चेयरपर्सन की तो चेयरपर्सन के मामले में काफ़ी ख़राब हालत है, मतलब वोमेन की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। लेकिन अगर डायरेक्टर्स की बात करें तो उनकी लिस्ट में अभी ये यूएस का डाटा है कि मतलब थोड़ा बहुत ठीक देखने को मिला है। और इसी के रिगार्डिंग बात करें कि अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पर देखने को मिल रही है अगर हम बोर्ड डाइवर्सिटी के हिसाब से बात करें ओके। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर जो क्रूशियल एस्पेक्ट होता है। लेकिन इसके रिगार्डिंग जब अगर आगे बात करते हैं तो यहाँ पर जो ज़्यादातर वोमेंस भी हम यहाँ पर बोर्ड में होती है ना, तो यहाँ पर वो वोमेंस भी ज़्यादातर हेड ऑफ द टेबल नहीं बन पाती, मतलब चेयरपर्सन नहीं बन पाती, वो डायरेक्टर्स के रोल तक ही उनका जो है यहाँ पर जो है अदारा रह जाता है, तो वहीं तक वो सीमित है ओके, लिमिटेड है। तो यही भारत के केस में भी है। तो भारत के केस में भी अगर हम बात करें तो सिर्फ यहाँ पर 30 यहाँ पर इंडिपेंडेंट फीमेल बोर्ड चेयर्स हैं ओके। तो जहाँ पर जो अगर हम फॉर्च्यून 500 के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 30 जो है इंडिपेंडेंट फीमेल बोर्ड चेयर्स निकल कर आती हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यून 500 एंड FTSE 100 कंबाइंड लिस्ट। तो देखिए फॉर्च्यून 500 क्या होता है, फॉर्च्यून 500 जो है ना यहाँ पर एक तरह की फॉर्च्यून मैगजीन आती है जो कि जिसके द्वारा टॉप 500 कंपनीज की एक लिस्ट तैयार की जाती है। तो उनके रेवेन्यू के हिसाब से यहाँ पर इनकी रैंकिंग होती है, तो इस हिसाब से ये लिस्ट बनती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से इन 500 कंपनीज में बोर्ड का मैनेजमेंट काम करता है, तो वहाँ पर ये वोमेन की पार्टिसिपेशन दर्शा रही है कि सिर्फ 30 हैं ओके सर इंडिपेंडेंट फीमेल बोर्ड चेयर्स के, अगर हम इस हिसाब से बात करें तो। और अगर हम बात करें FTSE 100 की, तो ये FTSE 100 क्या होता है, इसका पूरा नाम निकल कर आता है फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर भी 100 कंपनीज का ही इंडेक्स होता है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर कौन से देश का हिस्सा है, यहाँ पर ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, तो उसका यहाँ पर यह हिस्सा है फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर जो 100 कंपनीज की लिस्ट है, तो वहाँ पर भी सेम ही डाटा जो है यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जो वोमेन का रोल है बोर्ड मेंबर्स के तौर पर या बोर्ड चेयरमैन के तौर पर, उसके रिगार्डिंग। और इसी के रिगार्डिंग आगे बात करें कि कैसे जो है हम वोमेन को एक अपॉर्चुनिटीज दे पाएंगे, किस तरीके से वो बोर्ड में बोर्ड डायरेक्टर के अलावा एज ए चेयरमैनशिप का रोल भी अदा करे, तो कैसे वो बीट करे दूसरों को, कैसे उनको आगे लेकर आया जाए, जिससे हम जो कह सकें कि जेंडर पैरिटी और यहाँ पर जो बोर्ड डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पर इन दोनों मुद्दों के ऊपर हम अच्छे से काम कर पाएँ। तो पहला स्टेप जो यहाँ पर जो बताया जा रहा है उत्तर की तरफ से, जो सोल्यूशन दिया जा रहा है वो ये है कि यहाँ पर जो सबसे पहले जो जैसे वोमेन को हमने स्टार्टिंग में बात की कि उनको कॉम्पनसेशन कमेटी में कुछ ज़्यादातर रखा जाता है, तो वहीं पर अगर उनको रखा है तो वहीं पर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि उनकी चेयरमैनशिप वो लें, उनको चेयर करें। तो ओके, या कोई भी कमेटी हो सकती है ओके, यहाँ पर ऑडिट कमेटी भी हो सकती है, कॉम्पनसेशन कमेटी भी हो सकती है, तो वहाँ पर अच्छे तरीके से काम करें। और इसी के चलते वो साथ साथ ही क्या करें, यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर बोर्ड को भी फैसिलिटेट करते रहें, बोर्ड मेंबर्स के साथ यहाँ पर जो मीटिंग होती है एज ए बोर्ड डायरेक्टर्स उनकी, तो वहाँ पर भी जो उनकी स्ट्रैटेजी है तो वो वहाँ पर बताते रहें साथ साथ में, और यहाँ पर सीखें कि कैसे काम करना और किस अलग तरीके से यहाँ पर काम करना है। क्योंकि हो सकता है कि जिस भी एंटरप्राइज में आपने लास्ट टाइम काम किया हो, वहाँ पर कोई ढंग और हो काम करने का एज ए CEO, और जहाँ पर आज आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर कोई ढंग और हो, तो आपको अच्छा खासा जो है एक्सपीरियंस मिलेगा। देखो अगर कोई बंदा किसी अलग अलग सेक्टर्स में, एक ही सेक्टर में किसी अलग अलग जगह पर काम करता है, तो उसको अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, तो वो एक्सपीरियंस जिंदगी में काफ़ी काम आता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं।
और अगर यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर किसी भी कमेटी की यहाँ पर एज ए चेयरपर्सन काम किया है, ओके, किसी भी कमेटी को चेयर किया है कुछ सालों तक, ओके, हो सकता है वो 5 से 6 साल तक लगातार काम किया है, साथ साथ असिस्ट किया है यहाँ पर जो कंपनी के बोर्ड मेंबर्स हैं उनको, तो यहाँ पर जब भी कभी फ्यूचर में जो है चेयर वोमेनशिप की अपॉर्चुनिटी निकले तो यहाँ पर जो है ना हमें यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए वोमेन रोल को, तो उनको यहाँ पर लगाना चाहिए एज ए चेयर वोमेन। ओके, तो इस तरीके से भी जो है अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनका होगा और उनको हम आगे एक स्टेप फॉरवर्ड उनको कर सकते हैं, उनको चेयर वोमेनशिप जो है दी जा सकती है किसी भी कंपनी की। ओके, तो इसके चलते यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर पूछना भी होगा, जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं उनसे भी हमें इनपुट लेने होंगे, उनकी भी सपोर्ट लेनी होगी कि यहाँ पर क्या उनकी राय है। ओके, तो इसी तरीके से जो है हम यहाँ पर फैसला ले सकते हैं कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है एज ए कंपनसेशन कमेटी को अगर वो चेयर कर रहे हैं या फिर ऑडिट कमेटी को चेयर कर रहे हैं, तो कुछ सालों बाद जैसा उनका एक्सपीरियंस निकल कर आता है, जिस तरीके से आपको उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड की है, तो आप जो है उनको चेयर वोमेनशिप तक जो है पहुँचा सकते हैं। और इसी के चलते आगे बात करें कि ये कोई ईजी टास्क नहीं है कि आप जो है पूरे बोर्ड मेंबर्स को एज ए चेयरपर्सन लीड करें, ओके, वो भी एज ए फुल टाइम। ओके, तो ये कोई इजी टास्क इसको नहीं हम कह सकते। तो इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि बेटर यही होगा कि यहाँ पर अवेलेबिलिटी फर्स्ट के हिसाब से काम करें, कि जब अवेलेबिलिटी हो तो उस हिसाब से आप जो है आप चेयरपर्सन लगाएं किसी वोमेन को। तो इसी के चलते आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर जो बोर्ड है अगर उसको लीड करना अगर एक करियर चॉइस बनाया जाता है, तो यहाँ पर जो है ना पहले उस लेडी को यहाँ पर जो है टाइम देना चाहिए कि वो अपने हिसाब से अपने आप को ढाल लें और फिर जो है यहाँ पर पहुँचें। ओके, जैसे अभी हमने रूटीन की बात की है कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से हम जो है अपने एक्सपीरियंस को डेवलप कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ पर अच्छा आइडिया होगा अगर हम कोई कुछ एक्सपोजर जो है अलग अलग बोर्ड्स का अगर किसी वोमेन को हम प्रदान करते हैं, जिससे कि हम समझ पाएँ कि उनकी यहाँ पर लीडरशिप के क्या अलग अलग स्टाइल्स निकल कर आते हैं, अगर उनको अलग अलग कमेटीज़ में डाला जाता है, अलग अलग बोर्ड्स में यहाँ पर काम दिया जाता है, क्योंकि अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग तरह का काम हो सकता है और अलग अलग तरीके की जो लीडरशिप जो क्वालिटीज़ है ना वो बाहर निकल कर आएंगी, जिससे अच्छा जो है ना एक स्कोप बन सकता है, एक फ्यूचर में डिसीजन लेने में आसानी होगी कि क्या किसी वोमेन को या उस पर्टिकुलर वोमेन को आगे आने वाले समय में चेयरमैन लगाया जाए बोर्ड का या नहीं लगाया जाए। तो इसके चलते 5 से 6 साल का जो एक्सपीरियंस अगर निकल कर आता है अलग अलग बोर्ड मेंबर्स के तौर पर, जहाँ अलग अलग जो बोर्ड्स हैं तो वहाँ पर अगर किसी तरीके से ये काम करती हैं तो वो काफ़ी है 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस, तो उसके बाद जो है हम यहाँ पर उनको एज ए चेयरपर्सन का रोल जो है वो दे सकते हैं। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर हम कोई फंडामेंटल डिफरेंस निकालें यूएस में कि अभी जो करंट बोर्ड मेंबर्स हैं तो वो किस तरीके से डील करते हैं कि अगर उनका चेयरपर्सन फीमेल हो तो अगर वो उनका चेयरपर्सन मेल हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं निकल कर आता। जैसे वो मेल को डील करते हैं उनके बोर्ड मेंबर्स, बिल्कुल उसी तरीके से वो फीमेल चेयरपर्सन को भी वो डील करते हैं। लेकिन भारत के केस में ऐसा नहीं है। भारत के केस में जब भी कोई चेयर वोमेन बनती है ना, कोई लेडी अगर किसी बोर्ड मेंबर्स की लीड करती है, तो यहाँ पर मोस्टली जो है जो देखा जाता है ना बोर्ड मेंबर्स की तरफ से, यहाँ पर पहली बात तो ये चीज़ निकल कर आती है कि या तो वो जो लेडी है बहुत अकड़ू है, या फिर जो लेडी है ना बहुत बड़े घर की है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे वो जो है चेयर वोमेन बन गई है। तो इस तरीके से भी उनको यहाँ पर ब्रांड जो है किया जाता है। तो हालांकि अभी जो चीज़ें अभी थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू हो चुकी हैं, थोड़ा थोड़ा माइंडसेट जो है अभी बदलना शुरू हो चुका है। तो यही यहाँ पर जो है फेस रहा है चेयर वोमेन का इंडिया के क्षेत्र में। और इसके अलावा जो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी समय के हिसाब से जो चीज़ अभी बदल रही है, तो यहाँ पर वो है पेस। ओके, तो यहाँ पर जो जिस पेस की यहाँ पर ज़रूरत है, मतलब कि एक समय एक चाहिए जिस तरीके से कि जो वोमेन है ना अपने आप को वो साबित कर पाए एज ए बोर्ड मेंबर कि हाँ भी उसके पास भी जो है लीडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, लीडिंग जो है उसके पास गुण हैं, जिससे कि वो कंपनी को आगे आने वाले समय में लीड कर पाए। तो ये सिर्फ उसी हिसाब से होगा जिस तरीके से यहाँ पर वो धीरे धीरे स्टेप फॉरवर्ड आगे करेंगी। जैसे एक छोटे कमेटी से अगर शुरू करें तो वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस अच्छे से दिखाएं, जब भी वो बोर्ड मेंबर के तौर पर बैठती हैं तो वहाँ पर अपने पैरों पर वो खुद खड़ी हों। और यहाँ पर जो सपोर्टिव रोल जो है ना बोर्ड मेंबर के तहत यहाँ पर बोर्ड मीटिंग्स में वो प्रोवाइड करे कि किस तरीके से वो जो है यहाँ पर काम कर रही हैं और कर सकती हैं। तो यहाँ पर स्पेशली जो है एक एग्जांपल ली गई, जैसे कोविड-19 के समय पर जो रिमोट मीटिंग्स होती रही हैं उसके समय पर भी, तो यहाँ पर जब रिमोट मीटिंग्स हुई हैं तो उस समय पर भी इनका काफ़ी अच्छा खासा रोल रहा है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि जब वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं तो एक्चुअल में मीटिंग का जो यहाँ पर सिनेरियो होता है तो उसको थोड़ा समझना टफ हो जाता है, क्योंकि सभी जो लोग होते हैं अपने अपने घर से ही यहाँ पर बैठकर जो है काम कर रहे होते हैं और मीटिंग को अटेंड कर रहे होते हैं। और इसी के चलते यहाँ पर एज ए चेयर अगर बात करें, चेयर वोमेन बात करें, तो यहाँ पर इसको ज़्यादा प्रोसीजरल हमें यहाँ पर बनाना चाहिए, यहाँ पर फॉर्मल बनाना चाहिए, ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर जो इसको है फॉरवर्ड करना चाहिए, ता जो कि हर कोई जो है यहाँ पर कंट्रीब्यूट करे
अपनी बात को रखें और दूसरे की बात को सुने, तभी जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से आप अपनी चेयरमैनशिप को आप निभा सकोगे, निभा पाओगे आने वाले समय पर। अगर आप एज ए चेयरमैन अगर बैठे हो तो आप सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा मेंबर्स की यहाँ पर बात सुन रहे हो, बाकी को आप सुन ही नहीं रहे हो, या फिर अपनी बात को अच्छे से डिस्क्लोज ही नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी खामियां जिसको हम यहाँ पर दूर कर सकते हैं। और जो ऑथेंटिसिटी है ना, वो मैटर करती है कि मतलब कितने प्रामाणिकता जो है आप दे रहे हो अपनी मीटिंग में, किस तरीके से आप जो है अपने बोर्ड मेंबर्स को लीड कर रहे हो। तो इसके लिए यहाँ पर ग्राउंड वर्क की बेशक ज़रूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्राउंड वर्क की ज़रूरत नहीं है। ग्राउंड वर्क कहने का मतलब कि जिस चीज़ के रिगार्डिंग बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग बैठी है, जिस इशू के रिगार्डिंग बैठी है, तो उसके बारे में चेयरमैन को भी पता होना चाहिए कि मैं किस मुद्दे के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो मैंने क्या डिसीजन मैं दे सकता हूँ, जो दे सकती हूँ। ओके, तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा पढ़ना होगा। ओके, कोई भी यहाँ पर मीटिंग चेयर करने से पहले। तो इसी के चलते यहाँ पर जो है ना, बहुत सिंपल बात है ये। तो यहाँ पर इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है, सिर्फ ऑथेंटिसिटी आप जो है आपको आगे आने वाले समय में एज ए चेयरपर्सन में प्रूव करनी है, अपना रोल जो है ना वो साबित करना है कि आप जो है बाकी डायरेक्टर्स जो आपके सामने बैठे हैं ना, तो उन्हीं की सहमति ही थी जो कि आपको चेयरवुमेन बनाया गया। ओके, तो उनका कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर कि आप जो है हमारी कंपनी को अच्छे तरीके से आप लीड कर पाओगी, तो इसीलिए आपको एज ए चेयरपर्सन चुना गया है। सिर्फ आपने जो है ना अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाना है, जो आपका एज ए चेयरवुमेन रोल होगा, बस उसको आगे फॉरवर्ड करना है और दूसरों के लिए जो है यहाँ पर मिसाल पैदा करनी है। तो चलिए अभी बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज़ की। तो जो फ्रंट पेज न्यूज़ में जो पहली न्यूज़ है, तो यहाँ पर बात करें जो टाटा डिजिटल है ना, वो अभी यहाँ पर जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अपने आप को जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर अपना बेस बनाना चाह रहा है, जिसके चलते वो धीरे धीरे जो है यहाँ पर अलग अलग कंपनीज में शेयर्स खरीद रहा है, स्टेक खरीद रहा है। तो जिसके चलते यहाँ पर अभी जो नई कंपनी है उसका नाम है जस्ट डायल। तो यहाँ पर जस्ट डायल में भी यहाँ पर जो है बातें चल रही हैं कि इनको जो है यहाँ पर शामिल किया जाएगा टाटा डिजिटल के तहत, टाटा ग्रुप के द्वारा। तो यहाँ पर जो जस्ट डायल कंपनी है, ये एक ऑनलाइन सर्च इंजन यहाँ पर कंपनी है फॉर लोकल बिजनेसेस। ओके, और यहाँ पर ये अपने आप को और बड़े पैमाने पर फैलाना चाह रही है, लेकिन खुद से यहाँ पर नहीं कर पा रही है। ओके, तो यहाँ पर इसको सपोर्ट चाहिए किसी ना किसी तरीके से, किसी दूसरे प्लेयर की। तो यहाँ पर ये टाटा की और जो है ये भी आंखें यहाँ पर गड़ाकर बैठे हुए हैं कि ये उनको अपना थोड़ा बहुत कुछ स्टेक बेच सकते हैं, जिससे जो है ये जो है अपने आप को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जो है स्थापित कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी इन्होंने हाल ही में बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स पोर्टल जो है, जिसका नाम है जेडी मार्ट, इसको लॉन्च किया है। तो इसी के चलते जेडी मार्ट बिल्कुल ऐसे है जैसे बाकी की ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, बिल्कुल वैसे ही इनका जेडी मार्ट है। और इसके अलावा यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा पार्टनर इनको मिले जिसको ये थोड़ा बहुत स्टेक बेचें, थोड़ा बहुत पैसा इनके पास आए, तो ट्रांजैक्शन इनकी जो है ना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अपने आप को बड़े पैमाने पर ये भी फैलाएं। और ओके, तो टाटा भी दूसरी ओर यही चाह रहा है। और यहाँ पर अगर कंपनी की सिचुएशन की बात करें जस्ट डायल की, तो ये डेट फ्री कंपनी है, कोई कर्जा इसके ऊपर नहीं है, प्रॉफिट बना रही है। तो यहाँ पर टाटा ई कॉमर्स स्ट्रेटेजी से ही यहाँ पर ये हेल्प चाह रही है। तो दूसरी ओर अगर टाटा की बात करें, तो टाटा डिजिटल भी यहाँ पर जो है अपने पार्टनर ढूंढ रहा है, अलायंसेस ढूंढ रहा है कि मैं ऑनलाइन कंज्यूमर स्पेस जो है ना उसको बढ़ाऊं किसी ना किसी तरीके से, जिनके ऊपर की अभी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेयर जो है भारी पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसी के चलते अभी हाल ही में टाटा डिजिटल के तहत यहाँ पर टाटा ग्रुप ने, टाटा कंज्यूमर्स ने क्या किया है, जो बिग बास्केट यहाँ पर एक तरह की ई ग्रोसर कंपनी है, जो जैसे किचन का जो सामान आप मंगवाते हो ना, तो उसमें यहाँ पर डील करती है बिग बास्केट। तो यहाँ पर भी 60 से 63% स्टेक जो है यहाँ पर खरीदा है टाटा ग्रुप ने। तो यहाँ पर $1.2 बिलियन जो है स्पेंड किया है टाटा ग्रुप ने बिग बास्केट के ऊपर। और इसके अलावा और भी यहाँ पर कंपनीज है जैसे जिनके ऊपर जो है अक्वायर किया है टाटा ग्रुप ने, जैसे यहाँ पर एक 1mg नाम की कंपनी है। ओके, तो यहाँ पर भी 200 से 250 मिलियन डॉलर जो है देकर 55% स्टेक खरीदा है। तो 1mg जो कंपनी है ये 2015 में बनाई गई थी भारत में ही, इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में है। ओके, ये डील करती है हेल्थ केयर सर्विसेज में। ओके, तो यहाँ पर इसको भी एक्वायर किया गया है। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी कंपनीज को यहाँ पर टाटा ग्रुप चाह रही है कि कंज्यूमर बिजनेसेस में हम जो है एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। जितनी भी और अलग अलग तरीके की कंपनीज यहाँ पर काम कर रही है, जो कंज्यूमर को किसी ना किसी तरीके से कोई सर्विस यहाँ पर ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही है। तो जो टाटा ग्रुप है ना, वो भी ऑनलाइन जो है अपने आप को अभी करना चाह रहा है अलग अलग तरीके से, और अलग अलग कंपनियों को एक अलायंस बनाकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आके। और जो दूसरी न्यूज़ है फ्रंट पेज में, तो यहाँ पर बात करें कि कुछ कंसर्न जताए गए हैं। यहाँ पर देखो, उत्तराखंड में हाल ही में जो था लैंडस्लाइड के चलते यहाँ पर रिवर जो था उसमें पानी काफ़ी भर गया। ओके, तो वहाँ पर ब्लॉकेज बनी हुई थी, पानी बर्फ के रूप में जमा होता काफ़ी लंबे समय से। तो जो वहाँ पर डैम बनाया जा रहा था, डैम की एक्टिविटीज़ के चलते यहाँ पर वहाँ पर धीरे धीरे वो पानी निकलता गया और वहाँ डैम तक जो था काफ़ी बहकर पहुँचा। तो काफ़ी तबाही हाल ही में हमें वहाँ पर देखने को मिली। अभी क्या चल रहा है, वहाँ पर एक टनल का काम भी चल रहा था, जिसके तहत यहाँ पर
ड्रोन्स जो है ना, जो चाइनीज ड्रोन्स हैं, तो ये फोटो आप उनकी देख सकते हो। जैसे इन ड्रोन्स को आप देख सकते हो, जैसे जो फोटोग्राफी करते हैं तो वो भी इन ड्रोन्स को यूज़ करते हैं। तो इन्हीं ड्रोन्स को जो 4 इंडियन स्टार्टअप्स हैं जिनको काम दिया गया है कि उत्तराखंड रिलीफ को यहाँ पर रेस्क्यू जो ऑपरेशंस करने हैं, तो उसके तहत ये 4 स्टार्टअप्स हैं जो कि काम कर रहे हैं रिलीफ का। तो वो इन चाइनीज ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं किस तरीके से कि कहाँ कहाँ पर जो है अभी तबाही हुई है और कहाँ कहाँ पर हमें रिलीफ का काम पहुँचाना है। तो उन मैपिंग के चलते ये चाइनीज ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनका यहाँ पर ये कहना है कि अगर हम टनल में जाते हैं ना, तो टनल में जितने भी तरीके की हमें यहाँ पर विजुअल्स चाहिए, तो अगर हमने इंडियन मेड ड्रोन्स को यूज यहाँ पर किया है तो यहाँ पर वो कैप्चर नहीं कर पा रहे विजुअल्स को। ओके, अंदर जो है यहाँ पर जिस तरीके का सिनेरियो है टनल के अंदर, लेकिन अगर हम यहाँ पर चाइनीज़ को यूज़ करते हैं ना, तो वो यहाँ पर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर इनको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो थ्रेट यहाँ पर निकल कर आ रहा वो यही है कि जो ये मैपिंग करेंगे, जिस तरीके से टनल की मैपिंग करेंगे या फिर आसपास के एरियाज की मैपिंग करेंगे, तो हो सकता है चाइना इस तरीके से अपने ड्रोन के चलते ही यहाँ पर जो हमारी इन्फॉर्मेशन को हैक कर ले। क्योंकि हैकिंग के तो इंसिडेंट्स अभी बहुत जो है बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पैमाने पर, जो कि यूएस की यहाँ पर एजेंसीज भी यहाँ पर कह रही हैं कि इंडिया की बहुत सारे पावर ग्रिड्स भी हैं, जो पोर्ट्स भी हैं, जिनको कि हैक किया जा रहा है चाइनीज हैकर्स के द्वारा। ओके, और इसी के चलते यहाँ पर इस कंसर्न को यहाँ पर जो है सामने रखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो भारत सरकार कह रही है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट मिशन के तहत आपने ड्रोन्स को यूज़ करना है तो आप चाइनीज ड्रोन्स को यूज़ कर सकते हो, उसकी आप ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत। तो यहाँ पर जो वाइटल इन्फॉर्मेशन है तो उसको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये बात जो है रखी जा रही है। चलिए आगे जो तीसरी न्यूज़ है फ्रंट पेज की, उसको डिस्कस करते हैं। और आगे जो न्यूज़ है तो यहाँ पर बात करें कि एफपीआई की लॉबी है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की एक लॉबी ग्रुप है, जिसने की जो हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी, इसको यहाँ पर कुछ लिखा है। तो यहाँ पर 8 बल्क डील्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर कुछ रूल्स में आप चेंज कीजिए बल्क डील्स और ब्लॉक डील्स के मामले में। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स पैसा कुछ जगह पर दे रहे हैं, तो यहाँ पर किसी तरीके से जब ट्रांजैक्शन हो रही है ना, तो यहाँ पर डाटा जो है ना वो ट्रांजैक्शन से मैच नहीं कर रहा है। ओके, तो जिस तरीके से उन्होंने शेयर खरीदे हैं उस तरीके से जो ट्रांजैक्शन है वो मैच नहीं करी। तो इसी के तरीके से यहाँ पर एक ग्रुप है जिसका नाम है आसिफा एंड एशिया ट्रेडर फॉरम, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है सेबी को। तो यहाँ पर एक लिस्ट प्रोवाइड की है जहाँ पर 8 ट्रांजैक्शन हुई हैं यहाँ पर, जहाँ पर फॉरेन जो फंड है तो उसको यहाँ पर फॉल प्ले यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो है ना धोखाधड़ी पाई गई है। तो जो बल्क डील्स जिनके शेयर्स के मामले में हुई है, तो यहाँ पर कुछ कंपनी जैसे HDFC लाइफ, एयरटेल, HUL, ICICI लोम्बार्ड, SBI लाइफ एंड कोटक महिंद्रा बैंक, तो इन सभी कंपनीज के यहाँ पर जो शेयर्स है ना उनके मामले में यहाँ पर बल्क डील हुई। तो बल्क डील का मतलब क्या होता है, देखो जब कोई भी यहाँ पर जो सिंगल इन्वेस्टर होता है ना, तो यहाँ पर वो कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, चाहे सिंगल ट्रांजैक्शन करे चाहे मल्टीपल ट्रांजैक्शन करे, और यहाँ पर जो कंपनी के टोटल इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, तो अगर उनका 0.5% अगर उसको बेचता है या उन शेयर्स को वो खरीदता है, तो ऐसी डील्स को हम बोलते हैं बल्क डील। तो ये डील तभी होती है जब यहाँ पर ट्रेडिंग आवर्स चल रहे हो, जब हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देखें, जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखें, जब ट्रेडिंग आवर्स के बीचों बीच यहाँ पर जो है कोई भी इन्वेस्टर ऐसी डील कर सकता है। ओके, शेयर जो सेल और परचेज कर सकता है 0.5% ऑफ द टोटल इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी। ओके, तो ऐसे इसको हम बोलते हैं जो है बल्क डील। और जो अगर बात करें ब्लॉक डील्स की, तो ब्लॉक डील में भी यहाँ पर जो ना एक सिंगल ट्रांजैक्शन जो है ना वो भी यहाँ पर 5 करोड़ की वैल्यू तक होती है, और या फिर मिनिमम जो है 5 लाख शेयर्स तक होती है। ओके, तो ये अलग अलग कंडीशन है, जहाँ तो मिनिमम 5 लाख शेयर्स हो जाएंगे या फिर मिनिमम 5 करोड़ होगी। तो यहाँ पर किन्हीं 2 पार्टीज में ऐसी ट्रांजैक्शन होती है, किन्हीं 2 इन्वेस्टर्स या फिर जो बेनिफिशियरीज हो उनके बीच में। तो यहाँ पर इस ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं ये ब्लॉक डील हुई है। ओके, किसी 2 बंदों के बीच में। तो अभी जो ये लॉबी ग्रुप चाह रहा है मार्केट रेगुलेटर से कि आप डाटा और जो एक्सचेंजेस हुई हैं, ट्रांजैक्शन हुई, उनमें आप जो है वेरिफिकेशन करिए और यहाँ पर कुछ बेटर रूल जो है ना वो सामने लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर कुछ सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स ऐसे हैं कि जो डील्स में यहाँ पर जो इंटरवेन कर रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है सोल्यूशन मांगा गया है सेबी से। तो सेबी क्या है, सेबी ओवरऑल जो है ना ट्रांजैक्शन के मामले में रेगुलेट करता है पूरी इंडियन इकोनॉमी को। और आगे जो फ्रंट पेज में न्यूज़ है तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत सरकार यहाँ पर किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करेगी, जो भी सोशल मीडिया कंपनीज की एक्टिविटीज होंगी उसमें। भारत सरकार सिर्फ ये चाह रही है कि किसी न किसी तरीके से मिस यूज जो है इनके प्लेटफॉर्म्स का ना किया जाए आने वाले समय में। तो इसी के तहत यहाँ पर जो कुछ डिजिटल मीडिया के रूल्स में यहाँ पर चेंज किया गया था भारत सरकार के द्वारा, नए लॉस यहाँ पर नए रूल्स जो थे लाए गए थे 25 फरवरी को। तो इसमें यहाँ पर ये भी यहाँ पर बात कही गई थी कि यहाँ पर कोई भी अगर गलत कंटेंट चढ़ता है, जो यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन जो है फैला रहा हो, ओके, किसी भी चीज़ के बारे में इन किसी भी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, तो यहाँ पर जो है उनको 36 घंटों के अंदर अंदर जो है उनको जो है यहाँ पर जितनी भी ऐसी पोस्ट होगी उनको डिलीट कर देना है। जब भी उनको नोटिस मिला होगा उसके 36 घंटों के अंदर अंदर जो है उनको
डिलीट कर देना है, तो ये अनिवार्य हो चुका है अभी। उसके अलावा जो ओरिजिनेटर होगा फेक न्यूज़ फैलाने वाला, तो उसको भी पकड़ने का काम इन्हीं का है। ओके, तो यहाँ पर जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पर ये सबके ऊपर रूल्स जो है लागू होते हैं। और आगे जो न्यूज़ है वो है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में। तो यहाँ पर बात करें कि नियरली जितनी भी हमारे यहाँ भारत में जितनी टोटल यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, तो यहाँ पर आधी से ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर अभी वाइस चांसलर नहीं है, फुल टाइम वाइस चांसलर नहीं है। तो उसके बगैर ही जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर काम कर रही हैं। ओके, तो यहाँ पर टोटल 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे भारत में। तो हालांकि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इसी के अंतर्गत ये काम करती है यूनिवर्सिटीज़, तो इनके द्वारा जो प्रोसेस है यहाँ पर अपॉइंटमेंट के वो कंप्लीट कर दिए जा चुके हैं पिछले काफ़ी समय से, लंबे समय से, लेकिन अभी तक अपॉइंटमेंट्स जो है ना वो नहीं कहीं की गई हैं। तो यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, और एक साइड पे यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं और कौन सी डेट से वैकेंसीज खाली है तो उसके बारे में यहाँ पर डाटा है। तो मणिपुर से आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि फरवरी 2020 से ही यहाँ पर वैकेंसी खाली है, लेकिन अभी तक जो है इसको फिल नहीं किया गया। तो ये अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है, थोड़ा सा यहाँ पर नज़र जरूर घुमाइए। और आगे जो न्यूज़ तो वहाँ पर बात करें कि 170 रोहिंग्या मुस्लिम जो है ना वो उनको डिटेन कर दिया गया है जम्मू से। ओके, निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है शुक्रवार को उन्होंने यहाँ पर जो है नोटिफाई किया कि यहाँ पर बहुत सारे होल्डिंग सेंटर्स यहाँ पर रोहिंग्या मुस्लिम्स के द्वारा जम्मू के एक रीजन में बनाए हुए थे। तो यहाँ पर सेक्शन 3 क्लॉज 2 उसका जो फॉरेनर्स एक्ट उसके तहत यहाँ पर जो है यहाँ पर ये काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके तहत यहाँ पर इनको बैठाया हुआ था, लेकिन पाया यह गया है कि अभी जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए वहां पर रहने के लिए तो वो उनके पास नहीं है। फेक डॉक्यूमेंट वो यहाँ पर बता रहे हैं सेंटर्स में जितने भी लोग यहाँ पर जिनको डिटेन किया गया है। तो जो प्रशासन है उसका यहाँ पर कहना है कि कुछ मेंबर्स कम्युनिटी के ऐसे हैं जिनके पास फेक आधार कार्ड और फेक पासपोर्ट जो है ना वो बरामद हुए, तो जिसके तहत यहाँ पर इनको डिटेन कर दिया गया है। और आगे जो न्यूज़ है वो है कोविड-19 इम्पैक्ट वाले पेज में से, यहाँ पर फार्मा वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात करेंगे जो इंडस्ट्री है ना वो क्लैरिटी चाह रही है हरियाणा जो जॉब बिल है उसके रिगार्डिंग। हाल ही में हरियाणा सरकार ने यहाँ पर अपनी असेंबली में एक बिल पास किया है, एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसमें कहा गया है कि 75% जो जॉब्स होंगी ना पूरे एरिया में, पूरे हरियाणा में, तो वो यहाँ पर रिजर्व करनी होगी प्राइवेट सेक्टर को हरियाणा के लोगों के लिए। तो यहाँ पर जिनकी 50,000 से कम सैलरी है तो उनके लिए यहाँ पर जो है रिजर्वेशन होगी 75% जो है हरियाणा के लोगों के लिए। तो इसके तहत यहाँ पर जो लोग गुड़गांव वाले एरिया में जो जिनकी यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, तो वो यहाँ पर क्लैरिटी चाह रहे हैं। ओके, तो अभी भी यहाँ पर ऋतुपर्णा चक्रवर्ती यहाँ पर एक लेडी है, ओके, तो जो कि को फाउंडर है स्टाफिंग फर्म टीम लीज सर्विसेज। ओके, तो यहाँ पर ये काम कर रही हैं 3500 से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स जो यहाँ पर जो है अलग अलग सेक्टर्स में काम करें, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो गया, बीपीओ हो गया। तो यहाँ पर उनको असिस्ट करती है। तो एम्प्लॉयर का मतलब जो यहाँ पर नौकरी देता है, ओके, और एम्प्लॉय होता है जो नौकरी करता है। इसमें कन्फ्यूजन मत रखें। ओके, तो यहाँ पर ये भी स्टाफिंग सर्विसेज करती हैं, स्टाफ मुहैया करवाती हैं अपने 3500 अलग अलग एम्प्लॉयर्स को अलग अलग सेक्टर्स में। तो यहाँ पर ये चाह रही हैं कि बिल जो है ना क्लैरिटी पैदा करे कि यहाँ पर एक्चुअल सिचुएशन यहाँ पर क्या है बिल की। तो जो भी यहाँ पर बिल लाया गया उसका इम्पैक्ट जो है ना वो यही है इंडस्ट्री के द्वारा कि यहाँ पर जो टैलेंट पूल है ना वो श्रिंक हो जाएगा। टैलेंटेड बंदों को हम यहाँ पर काम नहीं दे पाएंगे। अगर हमारे ऊपर ये थोपा जाता है कि आपने ज़्यादातर बंदे जो है हरियाणा के एरिया से ही आपने जो है हायर करने हैं, तो यहाँ पर डिले होना शुरू हो जाएगा। जो कंपनीज है वो हायर करेंगी ही नहीं, डिले करना शुरू कर देंगी, एक्स्ट्रा जो है ओवरलोड डाल देंगी जो ऑलरेडी उनके पास टैलेंटेड पूल है उनके ऊपर, जो टैलेंटेड लोग उनके अंतर्गत काम कर रहे हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पर जो है ना वर्क फोर्स यहाँ पर उसको जो रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट आती है तो वो ये बढ़ जाएगी। तो ये जी यहाँ पर जो सब चीज़ें हैं ना तो ये बिल के तहत हो रही हैं। तो इससे ये भी हो सकता है कि गुड़गांव, मानेसर, फरीदाबाद यही जो मेन 3 एरिया है जहाँ पर अच्छा खासा जो है मार्केट बनी हुई है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, ओके, हरियाणा राज्य में। तो ये यहाँ से शिफ्ट भी कर सकते हैं नोएडा की ओर। तो ये भी यहाँ पर जो है ना यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। और आगे यहाँ पर न्यूज़ है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के तहत, इन कंपनीज के तहत जिनकी डिमांड काफ़ी बड़ी है पिछले साल से लेकर अब तक। तो यहाँ पर कोविड-19 के तहत यहाँ पर इनकी डिमांड बढ़ी है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात की जा रही है वो है यहाँ पर जो टर्मरिक जैसे पाउडर है, जैसे ये हल्दी का पाउडर होता है, ओके, तो यहाँ पर इसकी कंजप्शन में 14.4% की वृद्धि हुई है 2020-21 के फिजिकल ईयर में। और यहाँ पर इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि 91% यहाँ पर जो है इंडियन हाउस होल्ड्स ने यहाँ पर जो है इम्यूनिटी बूस्टर्स यहाँ पर जितनी कैटेगरीज हैं तो यहाँ पर परचेज की है, कंजप्शन की है। ओके,
तो इसके चलते अगर च्यवनप्राश की बात करें तो 2019 में 5% का फॉल आ गया था इसकी बिक्री में, लेकिन ये 2020 में 132% की यहाँ पर ना दर से दोबारा से इसने बैक किया है। दोबारा से इतना बड़ा उछाल जो है इसकी बिक्री में या इसकी कंजप्शन में देखने को मिला है। तो अगर इसकी पेनिट्रेशन लेवल की बात करें, इसकी एंट्री लेवल की बात करें मार्केट में, तो 6% है अभी। और पहले कोविड-19 से पहले ये 3 से 4% के हिसाब से जो थी इनकी एंट्री बढ़ती थी। मतलब कितना हर साल जो था इसकी यहाँ पर कंजप्शन बढ़ती थी, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और आगे जो न्यूज़ है तो यहाँ पर बात करें कि जो नीता अंबानी है तो उन्होंने यहाँ पर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ना वो लॉन्च किया है जिसका नाम है हर सर्कल। तो इसके तहत यहाँ पर क्या काम किया जाएगा, इसके तहत वुमेन को एम्पावर किया जाएगा और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, उनके साथ यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की जाएगी। जो आम वुमेन है जिनको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में नहीं पता होता है, तो यहाँ पर इस ऐप के इस पोर्टल के तहत यहाँ पर जो है इनमें यहाँ पर जो है इसके रिगार्डिंग जो है साइंटिफिक टेम्पर जो है ना वो डेवलप किया जाएगा, नॉलेज जो है वो डेवलप की जाएगी। और आगे न्यूज़ है ईटी मार्केट वाले पेज में, तो यहाँ पर बात करेंगे ज़्यादातर यहाँ पर कुछ कंपनीज हैं जिनके प्रमोटर्स ने अपनी ही यहाँ पर कंपनी के शेयर जो है ना वो खरीद लिए हैं ज़्यादा पैमाने पर। तो यहाँ पर कुछ कंपनी जैसे यहाँ पर आदित्य बिरला कैपिटल है, तो यहाँ पर जो इन्होंने यहाँ पर शेयर एक्वायर किए हैं वो है यहाँ पर 62,30,000 के आसपास। तो जो इनकी वैल्यू है शेयर्स की करोड़ के हिसाब से वो 74 करोड़ है। और जो इनका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था पर शेयर वो 124 रुपये था। और यहाँ पर जो एक महीने में चेंज देखने को मिला शेयर के प्राइस में वो 37.94% है, ऑलमोस्ट 38% के हिसाब से। तो यहाँ पर इस तरीके से सभी कंपनीज का आप देख सकते हो, गब्राइल इंडिया, मोतीलाल ओसवाल, एलेम्बिक फार्मा और वर्धमान टेक्सटाइल। तो इनका यहाँ पर इन सभी कंट्रीज ने, ये टॉप 5 कंपनीज जिन्होंने अपनी शेयर जो है बड़ी मात्रा में खरीद दिए, खुद ही बाय कर लिया अपनी कंपनी के। ओके, तो यहाँ पर ये वैल्यू है अलग अलग, जो यहाँ पर वैल्यू करोड़ के हिसाब से इन्होंने पे की है और जो इनका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था इनके शेयर्स का, तो ये यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर प्रमोटर का क्या मतलब होता है, प्रमोटर का मतलब समझिए, जैसे अगर हम मुकेश अंबानी की बात करें ना तो वो मालिक नहीं है रिलायंस ग्रुप के। ओके, वो अपने ग्रुप के प्रमोटर हैं। ओके, तो प्रमोटर हम क्यों यहाँ पर शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जितना पैसा ज़्यादातर लगा वो इन्वेस्टर्स का है। ओके, तो यहाँ पर एज ए प्रमोटर जो है शेयर होल्डर्स के द्वारा एज ए चेयरपर्सन जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो बोर्ड बनता है इनका बोर्ड मेंबर्स का, तो चेयरपर्सन चुना गया है मुकेश अंबानी को। तो यहाँ पर उनका काम यहाँ पर एज ए प्रमोट करना है अपनी कंपनी को। ओके, तो प्रमोटर जो है, प्रमोटर का रोल मुकेश अंबानी अदा करे। तो उसी के तहत यहाँ पर ये कुछ कंपनीज है जिनके प्रमोटर्स जो भी होंगे, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी कंपनीज का यहाँ पर जो शेयर जो है वो खरीद लिए हैं। और आगे न्यूज़ है स्मार्ट इन्वेस्टिंग वाले पेज में, तो यहाँ पर बात करें जो बैंक है, भारतीय कमर्शियल बैंक है, तो यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं आरबीआई से। तो आरबीआई ने यहाँ पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो थी ना वो यहाँ पर लॉन्च की थी, जिनको कि बैंकों को लागू करना था अपने अपने इदारों पर, अपने अपने बैंकों पर। तो यहाँ पर जो कस्टमर थे उनको फैसिलिटेट करना था, जिसके तहत यहाँ पर बैंक जो अभी बात करें, अभी 31 मार्च आने वाली है, तो हमारा फिजिकल ईयर जो है ना, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 वो खत्म हो जाएगा 31 मार्च को। तो आप इन दिनों में देखोगे जो बैंक वाले लोग हैं ना वो रात रात तक जाकर काम करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि पूरा हिसाब किताब है ना जो 31 मार्च तक पिछले सारे साल का उसको कंप्लीट करना है 31 मार्च से पहले पहले। और फिर 1 अप्रैल से जो है नया साल शुरू होगा, नए तरीके से जो है हिसाब किताब जो है और फिजिकल ईयर 21-22 का शुरू होगा। ओके, तो अभी आरबीआई से यहाँ पर गुहार लगा रहे कि जो ये इन्होंने हमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी ना कि जो जिनको आपने 31 मार्च से पहले पहले लागू करना है, तो उसमें थोड़ा डिले दे दीजिए हमें, क्योंकि हाल ही में अभी हमारे पास लोड बहुत ज़्यादा हो गया, काम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कस्टमर की यहाँ पर जो है वो भी इनकन्वीनियंस यहाँ पर जो है फेस कर रहे हैं। एक और काम बहुत ज़्यादा, दूसरी और कस्टमर्स भी आ रहे हैं, तो दोनों और हमें यहाँ पर देखना है, हमें हिसाब किताब जो है उसको भी कंप्लीट करना है 31 मार्च से पहले पहले। तो इसके चलते जो आपकी इंस्ट्रक्शंस थी उनको हम उसके रिगार्डिंग जो है डिले चाहते हैं। तो यहाँ पर जो आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस थी वो किसके ऊपर थी, तो बैंक यहाँ पर आरबीआई यहाँ पर कह रहे थे कि बैंक्स को ना यहाँ पर अलर्ट करना होगा अपने कस्टमर्स को, जब भी वो यहाँ पर बिफोर ट्रांजैक्शन और आफ्टर ट्रांजैक्शन, ओके, दोनों तरफ जो है यहाँ पर जो है अलर्ट करना होगा, मैसेजेस भेजने होंगे। इसके तहत यहाँ पर जो कस्टमर जब किसी समय पर भी अपना जो ई मैंडेट सिस्टम है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जिस तरीके से भी वो जो है सेवाएं आपकी ले रहे हैं तो उसको खत्म कर सकते हैं, ये कस्टमर्स के ऊपर है। और जिन जिन एरियाज में ये इंस्ट्रक्शन अप्लाई होती थी वो थी क्रेडिट कार्ड का क्षेत्र, डेबिट कार्ड, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स और वॉलेट्स। तो इनके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर फोकस करना होगा बैंकों को साथ ही साथ जो है 31 मार्च वाला जो लोड है उसको भी यहाँ पर कंटिन्यू करना होगा। तो इसी के तहत यहाँ पर डिले मांग रहे हैं इन इंस्ट्रक्शंस को अप्लाई करने में जो कमर्शियल बैंक है आरबीआई से। ओके, और आगे यहाँ पर बात करें कुछ यहाँ पर दवाई बनाने वाली कंपनी से जिन्होंने कुछ पैसा जो है आईपीओ के तहत जुटाया है, जो है इसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहाँ पर जो है
ये अपने जो है मार्केट में जाती हैं और इन्वेस्टर्स को बोलती हैं कि मेरी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें तो आपको है इतना इतना % जो है रिटर्न आने वाले समय में मिलेगा। तो आईपीओ इसको बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जिसके तहत जो है यह पैसा जुटाते हैं इन्वेस्टर से। तो यहाँ पर 4000 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पर इनका प्लान है कि हम आईपीओ से जुटाएंगे आने वाले समय में। तो ये अलग अलग डाटा है 2017 का, 16 का, 15 का, 2020 का। तो लेटेस्ट डाटा में 2020 में एक ग्लैंड फार्मा नाम की कंपनी जिसने आईपीओ के तहत जो है 6500 करोड़ जो है जुटाए हैं मार्केट से। और आगे न्यूज़ है इकोनॉमी माइक्रो मैक्रो एंड मोर वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत सरकार जो है ना ईपीएफओ के तहत जो है सेपरेट फंड बनाएगी जो नए सब्सक्राइबर्स होंगे, नए इंडिविजुअल्स होंगे उनके लिए। तो ऐसा क्यों करेगी? देखो, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना यहाँ पर काम करती है। जो ईपीएफ के तो जो आपका पैसा कटता है ना, जो भी आपकी सैलरी होती है, तो उसमें यहाँ पर ऐसा होता है कि 10 से 12% आपने खुद से देना अपनी सैलरी का, 10 से 12% आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो देगा। तो ये आपकी ईपीएफ अकाउंट में जाएगा। ओके, तो ये आपकी अलग तरीके से सेविंग होती है। तो जो ये ईपीएफ अकाउंट होता ना, तो ये भी भारत सरकार के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो यहाँ पर आप ही के पैसे के ऊपर जो है ब्याज भी मिलता है आपको। ओके, तो ये आप ही के पैसे को जो है यूज़ कर सकती है भारत सरकार। और जब आप या आप रिटायरमेंट आपकी होगी तब ये आपको पैसा जो है पेंशन के रूप में सारा वापस मिल जाएगा। ओके, विद इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर जो पुराने ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स हैं उनको इंटरेस्ट रेट थोड़ा और दे रही है, ज़्यादा दे रही है। जो नए हैं तो उनको थोड़ा कम दे रही है। इसलिए यहाँ पर जो अलग से सेपरेट फंड जो है नए इंडिविजुअल्स के लिए ईपीएफओ के तहत बनाया जाएगा। तो साथ ही साथ गवर्नमेंट यहाँ पर प्लान कर रही है कि जो पेंशन फंड एंड पेंशन स्कीम जो है ना इंडिविजुअल्स के, उसको भी जो है दोबारा से ओपन किया जाए। ओके, तो इसी के तहत यहाँ पर जो है ये बात कही जा रही है। और अगर बात करें ईपीएफओ के अभी कितने सब्सक्राइबर्स हैं, तो अभी 60 मिलियन से ज़्यादा जो है ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स हैं। और अभी जो टोटल इनका जो पूरा एसेट बनता है वो 10 लाख करोड़ का है ईपीएफओ के तहत। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो केयरन एनर्जी के यहाँ पर जो संस्थापक जो सीईओ हैं, तो यहाँ पर वो ना भारत सरकार को धमकी दे रहे हैं कि अगर जो भारत सरकार दोबारा से केस के लिए अपील करती है यूएस कोर्ट में, तो ये उस भारत सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों चल रहा है? देखो, भारत सरकार हाल ही में केरन एनर्जी से इसका एक केस डिस्प्यूट चल रहा था टैक्स के मामले में। तो ये केस हार चुकी है भारत सरकार। ओके, तो अभी भारत सरकार कह रही कि यूएस कोर्ट में दोबारा से अपील करेगी। तो इसी के चलते यहाँ पर धमकी दी गई केरन एनर्जी के द्वारा। तो केरन एनर्जी जो कंपनी वो एनर्जी के मामले में यहाँ पर काम करती है, यूके बेस्ड कंपनी है। तो इंडिया में भी इसका यहाँ पर एक एंटाइटी थी जिसको केरन एनर्जी इंडिया बोलते थे। तो इन्होंने कुछ साल पहले अपना कुछ स्टेक था जिसको वेदांता ग्रुप को बेचा। तो उस समय भारत सरकार ने इसके ऊपर एक टैक्स लगाया। टैक्स बोला कि आप जब से यहाँ पर काम कर रहे हो तो तब से अब तक जो है इतना इतना आपका टैक्स बनता है। तो ये $1.2 बिलियन के आसपास का टैक्स है। ओके, 10,000 करोड़ के आसपास बनता है। तो भारत सरकार इसी टैक्स को लेना चाह रही है। ओके, जिसके रिगार्डिंग केस चला, जिसमें भारत सरकार केस हार गई। तो आपको क्या लगता है कि इस वतीरे से अगर भारत सरकार दोबारा से अपील करती है यूएस कोर्ट में, तो इससे क्या जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, क्या उनके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? क्या इसमें कमी आएगी या बढ़ोतरी होगी? तो आपको क्या लगता है, इसका आंसर दीजिए। और आगे जो यहाँ पर न्यूज़, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि इंडिया यहाँ पर प्रपोज कर रहा है कि जो डब्ल्यूटीओ का जो पैनल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फिशरी सब्सिडीज के ऊपर, तो वो यहाँ पर बहुत लिमिटेड है। तो यहाँ पर बात की जा रही है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? ये एक बाउंड्री होती है किसी भी देश की कि आप जो है अपने समुद्र एरिया में कितनी दूर तक आपकी बाउंड्री है। ओके, तो यहाँ पर 200 नॉटिकल माइल्स होती है अपने शोर से। जो भी किसी देश के समुद्री किनारा होता है तो उससे लेकर आगे जो 200 नॉटिकल माइल्स होता है ना, तो उतनी दूर तक जो है आपकी जो है सी बाउंड्री होगी, आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, जहाँ पर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कर सकते हो। आपके शिप चल सकते हैं। ओके, आपकी यहाँ पर ट्रेडिंग हो सकती है, मिलिट्री शिप चल सकते हैं, फिशिंग हो सकती है, मतलब किसी भी तरीके का काम जो है आप इस एरिया के लिमिटेड कर सकते हो। लेकिन इसी के तहत यहाँ पर बात की जा रही है कि ये लिमिटेड स्कोप है डब्ल्यूटीओ पैनल का। यहाँ पर जो मेंबर्स हैं तो उनकी यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जो जोन है ना, तो उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है डब्ल्यूटीओ के द्वारा। तो उसमें यहाँ पर कोई दूसरा कंट्री जो है हस्तक्षेप कर रहा है आके उसी की टेरिटरी में। तो यहाँ पर पैनल जो है ना रिव्यू नहीं कर रहा जो क्लेम यहाँ पर फिशिंग क्लेम दिए जा रहे हैं अलग अलग सॉवरेन कंट्रीज के द्वारा कि हमारे खुद के व्हीकल जो है अच्छे से जो है जो फिशिंग वेसल्स है खास तौर पे वो मूव कर सकें 200 नॉटिकल माइल्स के अंतर्गत। ओके, तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज हैं जो यहाँ पर पड़ताल चाह रही हैं डब्ल्यूटीओ से। तो इसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर ये न्यूज़ बताई गई है। और आगे न्यूज़ है कंपनीज वाले पेज में। तो यहाँ पर जो अडानी ग्रुप ना, अडानी पावर, वो 2600 करोड़ रुपए का ऑफर कर रहा है जो एसआर पावर है। ओके, तो यहाँ पर उस प्रोजेक्ट को ये खरीदना चाहता है। ओके, तो यहाँ पर जो कंट्री का सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है जिसको मुंद्रा पावर प्लांट बोलते हैं गुजरात में, तो यहाँ पर वो भी इसी कंपनी के पास है। तो ये लार्जेस्ट यहाँ पर पावर प्लांट है पूरे भारत में। ओके, सॉरी गुजरात में यहाँ पर बात करें। उसके रिगार्डिंग ये जो कुछ कंपनीज है जहाँ पर ये पावर कंपनीज को खरीद चुके हैं ऑलरेडी। ओके, जैसे लैंको है, जीएमआर, अवांता ग्रुप है, इन सबको। तो यहाँ पर टोटल 27,000 करोड़ से ज़्यादा का जो रेवेन्यू ना यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है फिस्कल ईयर 2020 में अडानी पावर का। ओके, तो आने वाले समय में और जो है पावर की डिमांड बढ़ रही है। तो खासतौर पर प्री कोविड लेवल की डिमांड जो है दोबारा से उभरनी शुरू हो चुकी है अभी पैंडेमिक के बाद।
और आगे जो है तो यहाँ पर बात करें कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो जिन्होंने यहाँ पर ना एक स्कीम को ऑप्ट किया था जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई गई, जिसका नाम था सबका विश्वास। ओके, तो यहाँ पर ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम थी जो कि 2019 में इंट्रोड्यूस की गई थी भारत सरकार के द्वारा, कि आपका जितना भी इनडायरेक्ट टैक्सेस का जितना भी डिस्प्यूट है भारत सरकार के साथ, या पिछला जितना भी बैकलॉग आपके पास पड़ा है टैक्सेस का, उसको आप इस स्कीम के तहत जो है आप चुका दीजिए, आपको यहाँ पर परेशानियां कम होंगी। ओके, तो जितना भी पिछला टैक्स है तो उसको आप चुका सकते हैं आसानी से। लेकिन हुआ क्या, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर ये रिवील करती है कि कोई भी कंपनी यहाँ पर जो है उन्होंने अपना जो टैक्सेस जो बनते थे प्री जीएसटी के टैक्स रिजीम के हिसाब से, तो यहाँ पर किसी ने भी अपना टैक्स जो है भरा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मेन टारगेट यही है कि जो अपने टैक्स डिस्प्यूट्स हैं उनको आप सही समय से आते हैं उसको जो है आप सेटल कर पाए, नहीं तो यहाँ पर जो है प्रॉब इनके खिलाफ होगी, कार्रवाई होगी। तो इसी के चलते बहुत सारी कंपनी जो है यहाँ पर मूव कर रही हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स में कि उनका यहाँ पर जो केस है उनको जो है यहाँ पर उनका निपटारा हो, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो उसको सही सही मायने में किया जाए भारत सरकार जो है उसके खिलाफ। तो यहाँ पर न्यूज़ है डिस्क्रिप्शंस वाले पेज में, तो यहाँ पर जो ओला ग्रुप है जो यहाँ पर ओला कैब जो चलाते हैं, तो अभी ये उतरने वाले हैं ईवी सेक्टर्स में, शुरुआत करेंगे ईवी स्कूटर से। तो आने वाले समय में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो इनका प्लांट है तो वहाँ पर उसको एक्सपैंड करने जा रहे हैं। और टेस्ला की लाइन के ऊपर, टेस्ला भी जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है, लेकिन ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सेल तक का सारा काम जो है ओला जो है खुद संभालेगी। और आने वाले समय में जो है यहाँ पर जो ये शुरुआत में यहाँ पर 2 मिलियन जो यूनिट्स जो है यहाँ पर लगाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं जून इस साल, मतलब कि इस तरीके से यहाँ पर जो आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के मामले में। और जो पहली यहाँ पर शुरुआत जो की जा रही है भारत में इनके द्वारा यहाँ पर की जा रही है स्कूटर्स के मामले में, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है जो इनका जो पेरेंट काम है तो उसको भी यहाँ पर एनहांस करते रहेंगे। और आगे न्यूज़ है अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज में, तो यहाँ पर जो अमेरिकी सेनेट है, जो अमेरिका की राज्यसभा है, तो उन्होंने भी यहाँ पर 1.9 ट्रिलियन का डॉलर का जो यहाँ पर कोविड रिलीफ बिल है उसको पास कर दिया है। तो अभी तक अमेरिका के इतिहास का ये दूसरा सबसे बड़ा स्टिमुलस बिल है। और अभी समय है शीशे के सामने जाने का, तो फर्स्ट वर्ड है आर्टलेस अनाड़ी, दूसरा है एसेटिक तपस्वी, तीसरा है अस्पर्शन कलंक। और अभी समय है आज का इकोनॉमिक कंसेप्ट पढ़ने का, तो आज का जो टॉपिक है वो है बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी बदौलत जो है ना कोई भी कंपनी या फिर कोई भी सरकार जो है वो कर्जा उठा सकती है, मार्केट से कर्जा उठा सकती है किसी भी इन्वेस्टर से। ओके, तो यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर जो है इसका जो है अच्छा खासा रिटर्न भी जो है इंटरेस्ट को मिलता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये लॉन्ग टर्म होता है हमेशा, बॉन्ड जो होता है हमेशा लॉन्ग टर्म डेट होता है, मतलब काफ़ी लंबे समय तक चलता है, 10 साल तक, 12 साल तक, 15 साल तक। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है रिटर्न मिलता है इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पर इसके मेच्योरिटी पीरियड ज़्यादातर होते हैं, ओके, डिफाइन किए जाते हैं। और कुछ बॉन्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके यहाँ पर जो है डेफिनेट मेच्योरिटी पीरियड नहीं भी होते हैं। तो ऐसे बॉन्ड्स को हम यहाँ पर वर्चुअल बॉन्ड्स भी बोलते हैं जिनके डेफिनेट पीरियड नहीं होते मेच्योरिटी के, कि कब मैच्योर होंगे, कब जो है रिटर्न जो है वापस मिलेगा। और इसके अलावा बॉन्ड्स को जो है यहाँ पर इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है या फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो उनके द्वारा भी यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है एज ए कोलेट्रल, कि आप जो है रिटर्न जो अगर आप देंगे या फिर किसी भी तरीके का अगर आप कोलेट्रल प्रोवाइड करते हो आपके इन्वेस्टर्स को, तो उसको भी भरोसा होगा कि अगर मेरा कल को पैसा लग रहा है तो अगर कंपनी फेल भी होती है तो मुझे कुछ ना कुछ वापस तो मिलेगा। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर डिबेंचर्स के थ्रू भी यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म जो डेट है उसको इशू किया जा सकता है, जहाँ पर कि कोलेट्रल आपको शो करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो ये था पूरा का पूरा आज का डिस्कशन। तो कैसा लगा डिस्कशन, तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।